2026 की सुपर हिट मूवी, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज इसके बारे में हम जानेंगे ये मूवी कैसी है, हिट रही थी, फ्लॉप रही थी, मूवी का बजट कितना था, मूवी ने कितनी कमाई की थी, मूवी में कौन-कौन लीड रोल में है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तेलुगु सिनेमा में प्रयोगात्मक और शैलीबद्ध थ्रिलर फिल्मों के लिए एक विशिष्ट पहचान रखने वाले अभिनेता निर्देशक रवि बाबू ने वर्ष 2026 में अपनी नई फिल्म रेजर के साथ एक बार फिर हिंसक एक्शन और मनोवैज्ञानिक तनाव के क्षेत्र में कदम रखा है। अनासुईया, अमरावती और अबूनू जैसी फिल्मों में डार्क और अनकनेक्शन कहानियों को प्रस्तुत करने वाले रवि बाबू ने इस बार फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन के तहत एक ऐसी एक्शन उत्तरजीविता पटकथा का निर्माण किया है जो अपनी भयावहता, नग्न हिंसा और भावनात्मक गहराई के कारण दर्शकों तक समीक्षकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वरिष्ठ निर्माता सुरेश बाबू द्वारा सुरेश प्रोडक्शन के बैनर तले प्रस्तुत यह फिल्म पारंपरिक व्यावसायिक सिनेमा के लिए नियमों को तोड़ते हुए खूनी और यथार्थवादी उत्तरजीविता की कहानी पेश करती है। रेजर एक विशुद्ध रूप से बहस की श्रेणी की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका मुख्य उद्देश्य है दर्शकों को बिना किसी मेलोड्रामा या अवांछित गानों के एक अत्यंत तीव्र और तनावपूर्ण उत्तरजीविता का अनुभव प्रदान करना है। फिल्म की तकनीकी और सिनेमाई संरचना को समझने के लिए जाने तो इसके मूल जो शीर्षक रहा था इसका रेजर रहा है। इसके निर्देशक और कहानी लेखक हैं रवि बाबू, कहानी परामर्शदाता है सत्यानंद, निर्माता है फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन, प्रस्तुत करता है सुरेश प्रोडक्शन। सेंसर रेटिंग रही है इसकी ए, आधिकारिक रन टाइम है इसका 2 घंटे 4 मिनट। सिनेमाघर में रिलीज हुई थी 8 मई 2026 को और इसको डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आहा वीडियो पर 19 जून 2026 से उपलब्ध कराया गया था। मुख्य संगीत निर्देशक हैं इसके एस राजेश और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है इसके चरण माधवेनी। मुख्य संपादक है रामकृष्ण, वितरक रहे इसके सुरेश प्रोडक्शन और ए फिल्म्स। सत्यानंद की कसी हुई पटकथा और रवि बाबू के निर्देशन में बने पात्र अपनी वास्तविक मानवीय कमजोरियों और असाधारण परिस्थितियों में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। फिल्म के मुख्य कलाकारों और उनके द्वारा निभाए गए पात्रों का विश्लेषण करें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप कहानी का मुख्य स्तंभ है। सामान्य जीवन में वह एक बेहद शांत, अंतर्मुखी और समाज से कटा हुआ एक व्यक्ति है जो मोबाइल पेट ग्रूमिंग सेवा चलाता है। वह अपनी वैन में घूम घूम कर पालतू कुत्तों की सफाई और देखभाल करता है। हालांकि उसका यह साधारण व्यक्तित्व केवल एक मुखौटा है। रुद्र के अतीत में एक अत्यंत जटिल और घातक खुफिया एजेंसी की पृष्ठभूमि है। वह मार्शल आर्ट्स अधिकार हथियारों के साथ तात्कालिक उपयोग और उत्तरजीविता की तकनीकों को परंपरागत है। अपने परिवार को एक राजनीतिक षड्यंत्र में खोने के बाद उसने खुद को एकांत में ढाल लिया था। विष्णु सुरक्षा कैमियों की स्थापना और तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों का बेसंग संचालित करने वाला एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति है। उसकी दुनिया उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी 6 साल की बेटी तेजू के इर्द गिर्द घूमती है। विष्णु अनजाने में एक बड़ी राजनीतिक साजिश के केंद्र में आ जाता है जब उसके द्वारा लगाए गए एक गोपनीय कैमरे में राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड के अटाक सबूत दर्ज हो जाते हैं। विष्णु और लक्ष्मी की 6 साल की बेटी तेजू इस पूरी हिंसक जंग का मुख्य केंद्र बिंदु है। वह अपने माता पिता की नृशंस हत्या की एकमात्र चश्मिद गवाह है और उसके पास उस डिजिटल पहेली को सुलझाने की कुंजी है जिसे उसके पिता ने मौत से पहले छुपाया था। कनक राजू राज्य का एक अत्यधिक क्रूर, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी गृह मंत्री है। वह किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना चाहता है। वह अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और इस गुनाह को छुपाने के लिए अपनी आधिकारिक मशीनरी और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करता है। अगर हम इसके कलाकारों के बारे में और जानें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप का किरदार निभाया है। तनीस अल्लादी ने विष्णुधर का किरदार निभाया है। इनाया सुल्ताना ने लक्ष्मी के किरदार में नजर आई हैं। बेबी तेजल विख्याति ने तेजू का किरदार निभाया है। बनर्जी कनक राजू के किरदार में है। पिन्नली मणिकोंडा अंजलि के किरदार में, मीना बासु ने सुजाता का किरदार निभाया है और बिरन्ना चौधरी रुद्र प्रताप के पुराने विभाग का अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। रेजर की नैरेटिव संरचना एक पारंपरिक थ्रिलर की तरह शुरू होती है लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह बेहद सीधे, रैखिक और हिंसक चेज ड्रामा का रूप ले लेती है। कहानी को 4 मुख्य नैरेटिव ब्लॉक में विभाजित करके पूरी तरह समझा जा सकता है।
कहानी की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री के एक सुनसान और आलीशान फार्म हाउस से होती है, जहां वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। राज्य का गृह मंत्री कनक राजू मुख्यमंत्री बनने की अपनी अत्यधिक भूख के कारण अपने बेटे और चुनिंदा शार्प शूटरों के साथ वहां गुप्त रूप से पहुंचता है। कनक राजू अपने स्वयं हाथों से मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और उसे एक प्राकृतिक मृत्यु या दिल का दौरा साबित करने की पूरी व्यवस्था करता है। कनक राजू इस बात से पूरी तरह अनजान है कि इस फार्म हाउस में सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत का काम करने वाले विष्णु ने सुरक्षा के लिहाज से एक नया अत्यंत छोटा हिडन कैमरा स्थापित कर रखा था, जो सीधे उसके निजी क्लाउड सर्वर से जुड़ा हुआ था। इस कैमरे में मुख्यमंत्री की हत्या के स्पष्ट और भयानक विजुअल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब विष्णु अपने सर्वर रूम से इस फुटेज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि उसके पास जो फुटेज है वह पूरे राज्य की सरकार गिराने और कनक राजू को जेल भेजने के लिए काफी है। अपनी तकनीकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वह उस वीडियो फाइल को सीधे डिलीट होने से बचाने के लिए 3 अलग-अलग एनक्रिप्टेड डिजिटल लेयर्स में विभाजित करके इंटरनेट के विभिन्न अज्ञात सर्वरों पर अपलोड कर देता है। कनक राजू को जल्दी अपनी इस भारी चूक का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि हत्या का फुटेज विष्णु नाम का एक टेक्नीशियन के पास है। वह तुरंत अपने बेटे को विष्णु के घर भेजता है ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके और किसी भी गवाह को जिंदा न छोड़ जाए। कनक राजू का बेटा और उसके हथियारबंद गुंडे विष्णु के घर पहुंचते हैं। वे सबूतों के लिए विष्णु और उसकी पत्नी लक्ष्मी को अत्यधिक प्रताड़ित करते हैं। जब विष्णु फुटेज के इनकार कर देता है तो वह दोनों को बेहद बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इसी दौरान 6 साल की तेजू अलमारी के पीछे एक संकीर्ण जगह में छुप जाती है और अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखती है। जब कनक राजू के गुंडे घर की गहन तलाशी ले रहे होते हैं तो तेजू को ढूंढने वाले होते हैं। ठीक उसी समय घर के बाहर एक मोबाइल पेट ग्रूमिंग वैन आकर रुकती है। वह वैन रुद्र प्रताप की है, जिसे विष्णु ने अपने पालतू कुत्ते की साफ सफाई के लिए बुलाया था। रुद्र घर में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत हवा में खून की गंध और कुछ गंभीर अनहोनी की एहसास होता है। जैसे अंदर जाता है तो उसका सामना कनक राजू के हत्यारों से होता है। वे रुद्र को एक साधारण गवाह समझकर मारने का प्रयास करते हैं। यहीं पर फिल्म एक अप्रत्याशित और विस्फोटक मोड़ लेती है। एक साधारण पेट ग्रूमर देखने वाला रुद्र अचानक ऐसे अत्यधिक प्रशिक्षित किलिंग मशीन में बदल जाता है। वह मौजूद साधारण वस्तुओं जैसे कुत्ते को संभालने वाली कैंची, धातु के कटर, लोहे के औजारों का उपयोग करके उन पेशेवर शूटरों को मौत के घाट उतार देता है। वह उन्हें बहुत तेजी से मारता है। वह लोहे के औजारों को और अन्य चीजों को भी अपने हथियारों के रूप में यूज करता है। जब कनक राजू को पता चलता है कि उसका बेटा और उसके गुंडे मारे गए हैं तो तेजू किसी अजनबी के साथ भाग गई है, तो वह अत्यधिक क्रोधित होता है। कनक राजू और उसके कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, लेकिन वह शपथ ग्रहण से पहले हर हाल में उस बच्ची को मारना चाहता है। वह पूरे राज्य की पुलिस, अपने निजी शूटरों और स्थानीय अपराधियों को रुद्र और तेजू के पीछे लगा देता है। फिल्म का दूसरा हिस्सा एक अत्यंत रोंगटे खड़े करने देने वाला है, जहां पर रुद्र तेजू को लेकर विभिन्न सुनसान स्थानों पर परित्यक्त इमारतों और निर्माणाधीन पुलों और जंगलों से गुजरता है। कनक राजू के गुंडे बार बार उनका रास्ता रोकते हैं और हर बार रुद्र अपनी असाधारण शारीरिक ताकत और घातक रूप युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन्हें बेहद क्रूरता से मारता है। फिल्म में हिंसा का स्तर इतना अधिक है कि एक दृश्य में रुद्र एक गुंडे की आंख को साधारण कांटे से बाहर निकाल देता है, दूसरे दृश्यों में आंखों को धड़ से अलग कर देता है। इसी बीच रुद्र प्रताप के अतीत का खुलासा होता है। दर्शकों को पता चलता है कि रुद्र पूर्व में भारतीय सेना या देश की किसी अत्यधिक गोपनीय खुफिया एजेंसी का पूर्व विशिष्ट कमांडो था, जिसके पूरे परिवार को सालों पहले इसी तरह के लिए राजनीतिक अपराधियों गठजोड़ से मार डाला था। तेजू में उसकी अपनी मृत बेटी की छवि दिखाई देती है और इसी भावनाओं के भीतर रक्षक को अपराजय बना देती है। भागते हुए रुद्र को एहसास होता है कि वह केवल भागकर जीवित नहीं रह सकता। उन्हें कनक राजू को बेनकाब करने के लिए उस सीसीटीवी फुटेज की तीनों परतों को ढूंढकर जोड़ना होगा। तेजू की धुंधली यादों और उसके पिता द्वारा सिखाए गए पहेलियों के खेल की मदद से रुद्र एक एक करके उन डिजिटल कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देता है। पूरी फिल्म सुरक्षा कैमरों और उनकी फुटेज के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म आधुनिक युग के एक बड़े विरोधाभास को रेखांकित करती है, जहाँ एक और निगरानी तकनीकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, वहीं दूसरी ओर वहीं तकनीकी सत्ता के सीट्स पर बैठे अपराधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। फिल्म में सुरक्षा कैमरा सत्य के मुंह दर्शक का प्रतीक है, जो बिना किसी पक्षपात के सच्चाई को दर्ज करता है, भले उस सच्चाई को उजागर करने की कीमत अत्यधिक रक्तपात से चुकानी पड़े।
फिल्म की शुरुआत के तुरंत बाद तेजू की माँ लक्ष्मी की नृशंस हत्या कर दी जाती है। यह मातृ विहीन संसार का निर्माण करता है जहाँ सुरक्षा, कोमलता और शांति की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ऐसे समाज में न्याय केवल आदिम और पारंपरिक हिंसा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका प्रतिनिधित्व रुद्र प्रताप का चरित्र करता है। चरण माधवेनी का कैमरा बर्ड अद्भुत है। उन्होंने फिल्म को एक मटमैला और खुदरला विजुअल टेक्सचर दिया है, जो लाइट सिनेमेटोग्राफी और परछाइयों का संरचनात्मक उपयोग फिल्म के भयावह और उत्तरजीविता के माहौल को सघन करता है। एस राजेश का पार्श्व संगीत फिल्म में निरंतर तनाव पैदा करता है। पारंपरिक गीतों के न होने के कारण पूरा भार बैकग्राउंड स्कोर पर था, जिसे राजेश ने धातुई ध्वनियों और सिंथेसाइजर के कुशल मिश्रण से पूरी तरह निभाया है। रामकृष्ण का संपादन पहली छमाही में अत्यंत तीव्र है, जो दर्शकों को सोचने का समय नहीं देता। हालांकि दूसरी छमाही में कुछ एक्शन दृश्यों की लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, ताकि नैरेटिव की गति और अधिक प्रभावी हो सके। रेजर्स की यथार्थवादी ग्रिटी टोन को बनाए रखने के लिए इसकी शूटिंग को बहुत रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया गया था। रामनाडु स्टूडियो हैदराबाद में इसकी शूटिंग हुई थी, जो काफी पसंद आई थी लोगों को और काफी अच्छे सेट लगे थे। हैदराबाद के बाहरी औद्योगिक क्षेत्र के लिए चेज सीक्वेंस और अत्यधिक इमारतों वाले दृश्य हैदराबाद के बाहरी इलाकों में शूट किए गए थे। मोबाइल पेट ग्रूमिंग बैन फिल्म के प्रयुक्त बैन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, ताकि इसके भीतर कई कैमरा एंगल्स को आसानी से सेट किया जा सके। विजुअल गाइड स्क्रीन पर रेजर के सबसे हिंसक और सस्पेंसफुल दृश्यों की एक तीव्र गति से कटने वाली मोन्टाज चलाए। बैकग्राउंड में धातु साउंड इफेक्ट, एक भारी थ्राइविंग बैकग्राउंड स्कोर बजना चाहिए, ताकि लोगों को लग सके कि ये मूवी काफी अच्छी है। तो नमस्कार दोस्तों, ये मूवी काफी आपको शानदार लगेगी, आपको बेहद पसंद आएगी। ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इस मूवी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसमें जो सीन है, जो एक्शन है, वो वाकई काफ़ी अच्छा है। अगर आपने पहले मूवी किल देखी होंगी और भी मूवी देखी होंगी जैसे मार्को, उस लेवल का इसमें एक्शन सीन देखने को मिले हैं। रवि ने वाकई अच्छा काम किया है और इस मूवी में कई ऐसे सीन हैं जो बहुत ज़्यादा डरावने हैं। अगर आप 18 से नीचे हैं तो ये सीन आपके लिए झकझोर कर देने वाले लगेंगे। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी पहले थिएटर में रिलीज हुई थी और बाद में इसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद में इसमें कई सारे बदलाव किए गए थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को उन दर्शकों का अत्यधिक सराहा गया जिनको व्यावसायिक समझौते जैसे विशुद्ध से डार्क, गंभीर और नोई शैली के एक्शन सिनेमा के प्रशंसक हैं। इस प्रकार OTT के इस फिल्म ने एक मजबूत कल्ट फॉलोइंग स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये मूवी रेजर काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। मूवी का बजट कितना था, मूवी ने कितनी कमाई की थी, मूवी में कौन कौन लीड रोल में है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तेलुगु सिनेमा में प्रयोगात्मक और शैलीबद्ध थ्रिलर फिल्मों के लिए एक विशिष्ट पहचान रखने वाले अभिनेता निर्देशक रवि बाबू ने वर्ष 2026 में अपनी नई फिल्म रेजर के साथ एक बार फिर हिंसक एक्शन और मनोवैज्ञानिक तनाव के क्षेत्र में कदम रखा है। अनासुईया, अमरावती और अबूनू जैसी फिल्मों में डार्क और अनकनेक्शन कहानियों को प्रस्तुत करने वाले रवि बाबू ने इस बार फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन के तहत एक ऐसी एक्शन उत्तरजीविता पटकथा का निर्माण किया है जो अपनी भयावहता, नग्न हिंसा और भावनात्मक गहराई के कारण दर्शकों तक समीक्षकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वरिष्ठ निर्माता सुरेश बाबू द्वारा सुरेश प्रोडक्शन के बैनर तले प्रस्तुत यह फिल्म पारंपरिक व्यावसायिक सिनेमा के लिए नियमों को तोड़ते हुए खूनी और यथार्थवादी उत्तरजीविता की कहानी पेश करती है। रेजर एक विशुद्ध रूप से बहस की श्रेणी की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका मुख्य उद्देश्य है दर्शकों को बिना किसी मेलोड्रामा या अवांछित गानों के एक अत्यंत तीव्र और तनावपूर्ण उत्तरजीविता का अनुभव प्रदान करना है। फिल्म की तकनीकी और सिनेमाई संरचना को समझने के लिए जाने तो इसके मूल जो शीर्षक रहा था इसका रेजर रहा है। इसके निर्देशक और कहानी लेखक हैं रवि बाबू, कहानी परामर्शदाता हैं सत्यानंद, निर्माता है फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन, प्रस्तुत करता है सुरेश प्रोडक्शन। सेंसर रेटिंग रही है इसकी A। आधिकारिक रन टाइम है इसका 2 घंटे 4 मिनट। सिनेमाघर में रिलीज हुई थी 8 मई 2026 को और इसको डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आहा वीडियो पर 19 जून 2026 से उपलब्ध कराया गया था।
मुख्य संगीत निर्देशक हैं इसके एस राजेश और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं इसके चरण माधवेनी। मुख्य संपादक हैं रामकृष्ण। वितरक रहे इसके सुरेश प्रोडक्शन और ए फिल्म्स। सत्यानंद की कसी हुई पटकथा और रवि बाबू के निर्देशन में बने पात्र अपनी वास्तविक मानवीय कमजोरियों और असाधारण परिस्थितियों में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। फिल्म के मुख्य कलाकारों और उनके द्वारा निभाए गए पात्रों का विश्लेषण करें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप कहानी का मुख्य स्तंभ हैं। सामान्य जीवन में वह एक बेहद शांत, अंतर्मुखी और समाज से कटा हुआ एक व्यक्ति है जो मोबाइल पेट ग्रूमिंग सेवा चलाता है। वह अपनी वैन में घूम घूम कर पालतू कुत्तों की सफाई और देखभाल करता है। हालांकि उसका यह साधारण व्यक्तित्व केवल एक मुखौटा है। रुद्र के अतीत में एक अत्यंत जटिल और घातक खुफिया एजेंसी की पृष्ठभूमि है। वह मार्शल आर्ट्स अधिकार हथियारों के साथ तात्कालिक उपयोग और उत्तरजीविता की तकनीकों को परंपरागत है। अपने परिवार को एक राजनीतिक षड्यंत्र में खोने के बाद उसने खुद को एकांत में ढाल लिया था। विष्णु सुरक्षा कैमियों की स्थापना और तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों का बेससांग संचालित करने वाला एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति है। उसकी दुनिया उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी 6 साल की बेटी तेजू के इर्द गिर्द घूमती है। विष्णु अनजाने में एक बड़ी राजनीतिक साजिश के केंद्र में आ जाता है जब उसके द्वारा लगाए गए एक गोपनीय कैमरे में राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड के अटाक सबूत दर्ज हो जाते हैं। विष्णु और लक्ष्मी की 6 साल की बेटी तेजू इस पूरी हिंसक जंग का मुख्य केंद्र बिंदु है। वह अपने माता पिता की नृशंस हत्या की एकमात्र चश्मिद गवाह है और उसके पास उस डिजिटल पहेली को सुलझाने की कुंजी है जिसे उसके पिता ने मौत से पहले छुपाया था। कनक राजू राज्य का एक अत्यधिक क्रूर, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी गृह मंत्री है। वह किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना चाहता है। वह अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और इस गुनाह को छुपाने के लिए अपनी आधिकारिक मशीनरी और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करता है। अगर हम इसके कलाकारों के बारे में और जानें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप का किरदार निभाया है। तनीस अल्लादी ने विष्णुधर का किरदार निभाया है। इनाया सुल्ताना ने लक्ष्मी के किरदार में नजर आई हैं। बेबी तेजल विख्याति ने तेजू का किरदार निभाया है। बनर्जी कनक राजू के किरदार में है। पिन्नली मणिकोंडा अंजलि के किरदार में, मीना बासु ने सुजाता का किरदार निभाया है और बिरन्ना चौधरी रुद्र प्रताप के पुराने विभाग का अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। रेजर की नैरेटिव संरचना एक पारंपरिक थ्रिलर की तरह शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह बेहद सीधे, रैखिक और हिंसक चेज ड्रामा का रूप ले लेती है। कहानी को 4 मुख्य नैरेटिव ब्लॉक में विभाजित करके पूरी तरह समझा जा सकता है। कहानी की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री के एक सुनसान और आलीशान फार्म हाउस से होती है जहां वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। राज्य का गृह मंत्री कनक राजू मुख्यमंत्री बनने की अपनी अत्यधिक भूख के कारण अपने बेटे और चुनिंदा शार्प शूटरों के साथ वहां गुप्त रूप से पहुंचता है। कनक राजू अपने स्वयं हाथों से मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और उसे एक प्राकृतिक मृत्यु या दिल का दौरा साबित करने की पूरी व्यवस्था करता है। कनक राजू इस बात से पूरी तरह अनजान है कि इस फार्म हाउस में सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत का काम करने वाले विष्णु ने सुरक्षा के लिहाज से एक नया अत्यंत छोटा हिडन कैमरा स्थापित कर रखा था जो सीधे उसके निजी क्लाउड सर्वर से जुड़ा हुआ था। इस कैमरे में मुख्यमंत्री की हत्या के स्पष्ट और भयानक विजुअल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब विष्णु अपने सर्वर रूम से इस फुटेज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि उसके पास जो फुटेज है वह पूरे राज्य की सरकार गिराने और कनक राजू को जेल भेजने के लिए काफी है। अपनी तकनीकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वह उस वीडियो फाइल को सीधे डिलीट होने से बचाने के लिए 3 अलग अलग एनक्रिप्टेड डिजिटल लेयर्स में विभाजित करके इंटरनेट के विभिन्न अज्ञात सर्वरों पर अपलोड कर देता है। कनक राजू को जल्दी अपनी इस भारी चूक का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि हत्या का फुटेज विष्णु नाम का एक टेक्नीशियन के पास है। वह तुरंत अपने बेटे को विष्णु के घर भेजता है ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके और किसी भी गवाह को जिंदा न छोड़ जाए। कनक राजू का बेटा और उसके हथियारबंद गुंडे विष्णु के घर पहुंचते हैं। वे सबूतों के लिए विष्णु और उसकी पत्नी लक्ष्मी को अत्यधिक प्रताड़ित करते हैं। जब विष्णु फुटेज के इनकार कर देता है तो वह दोनों को बेहद बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इसी दौरान 6 साल की तेजू अलमारी के पीछे एक संकीर्ण जगह में छुप जाती है और अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखती है। जब कनक राजू के गुंडे
घर की गहन तलाशी ले रहे होते हैं तो तेजू को ढूंढने वाले होते हैं। ठीक उसी समय घर के बाहर एक मोबाइल पेट ग्रूमिंग वैन आकर रुकती है। वह वैन रुद्र प्रताप की है, जिसे विष्णु ने अपने पालतू कुत्ते की साफ सफाई के लिए बुलाया था। रुद्र घर में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत हवा में खून की गंध और कुछ गंभीर अनहोनी की एहसास होता है। जैसे अंदर जाता है तो उसका सामना कनक राजू के हत्यारों से होता है। वे रुद्र को एक साधारण गवाह समझकर मारने का प्रयास करते हैं। यहीं पर फिल्म एक अप्रत्याशित और विस्फोटक मोड़ लेती है। एक साधारण पेट ग्रूमर देखने वाला रुद्र अचानक ऐसे अत्यधिक प्रशिक्षित किलिंग मशीन में बदल जाता है। वह मौजूद साधारण वस्तुओं को जैसे कुत्ते को संभालने वाली कैंची, धातु के कटर, लोहे के औजारों का उपयोग करके उन पेशेवर शूटरों को मौत के घाट उतार देता है। वह उन्हें बहुत तेजी से मारता है। वह लोहे के औजारों को और अन्य चीजों को भी अपने हथियारों के रूप में यूज करता है। जब कनक राजू को पता चलता है कि उसका बेटा और उसके गुंडे मारे गए हैं तो तेजू किसी अजनबी के साथ भाग गई है, तो वह अत्यधिक क्रोधित होता है। कनक राजू और उसके कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, लेकिन वह शपथ ग्रहण से पहले हर हाल में उस बच्ची को मारना चाहता है। वह पूरे राज्य की पुलिस, अपने निजी शूटरों और स्थानीय अपराधियों को रुद्र और तेजू के पीछे लगा देता है। फिल्म का दूसरा हिस्सा एक अत्यंत रोंगटे खड़े करने देने वाला है, जहां पर रुद्र तेजू को लेकर विभिन्न सुनसान स्थानों पर परित्यक्त इमारतों और निर्माणाधीन पुलों और जंगलों से गुजरता है। कनक राजू के गुंडे बार बार उनका रास्ता रोकते हैं और हर बार रुद्र अपनी असाधारण शारीरिक ताकत और घातक रूप युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन्हें बेहद क्रूरता से मारता है। फिल्म में हिंसा का स्तर इतना अधिक है कि एक दृश्य में रुद्र एक गुंडे की आंख को साधारण कांटे से बाहर निकाल देता है, दूसरे दृश्यों में आंखों को धड़ से अलग कर देता है। इसी बीच रुद्र प्रताप के अतीत का खुलासा होता है। दर्शकों को पता चलता है कि रुद्र पूर्व में भारतीय सेना या देश की किसी अत्यधिक गोपनीय खुफिया एजेंसी का पूर्व विशिष्ट कमांडो था, जिसके पूरे परिवार को सालों पहले इसी तरह के लिए राजनीतिक अपराधियों गठजोड़ से मार डाला था। तेजू में उसकी अपनी मृत बेटी की छवि दिखाई देती है और इसी भावनाओं के भीतर रक्षक को अपराजय बना देती है। भागते हुए रुद्र को एहसास होता है कि वह केवल भागकर जीवित नहीं रह सकता। उन्हें कनक राजू को बेनकाब करने के लिए उस सीसीटीवी फुटेज की तीनों परतों को ढूंढकर जोड़ना होगा। तेजू की धुंधली यादों और उसके पिता द्वारा सिखाए गए पहेलियों के खेल की मदद से रुद्र एक एक करके उन डिजिटल कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देता है। पूरी फिल्म सुरक्षा कैमरों और उनकी फुटेज के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म आधुनिक युग के एक बड़े विरोधाभास को रेखांकित करती है, जहाँ एक और निगरानी तकनीकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, वहीं दूसरी ओर वहीं तकनीकी सत्ता के सीट्स पर बैठे अपराधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। फिल्म में सुरक्षा कैमरा सत्य के मुंह दर्शक का प्रतीक है, जो बिना किसी पक्षपात के सच्चाई को दर्ज करता है, भले उस सच्चाई को उजागर करने की कीमत अत्यधिक रक्तपात से चुकानी पड़े। फिल्म के शुरुआत के तुरंत बाद तेजू की मां लक्ष्मी की नृशंस हत्या कर दी जाती है। यह मात्र विहीन संसार का निर्माण करता है, जहां सुरक्षा, कोमलता और शांति की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ऐसे समाज में न्याय केवल आदिम और पारंपरिक हिंसा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका प्रतिनिधित्व रुद्र प्रताप का चरित्र करता है। चरण माधवेनी का कैमरा वर्ड अद्भुत है। उन्होंने फिल्म को एक मटमैला और खुदरला विजुअल टेक्सचर दिया है, जो लाइट, सिनेमेटोग्राफी और परछाइयों का संरचनात्मक उपयोग फिल्म के भयावह और उत्तरजीविता के माहौल को सघन करता है। एस राजेश का पार्श्व संगीत फिल्म में निरंतर तनाव पैदा करता है। पारंपरिक गीतों के ना होने के कारण पूरा भार बैकग्राउंड स्कोर पर था, जिसे राजेश ने धातुई ध्वनियों और सिंथेसाइजर के कुशल मिश्रण से पूरी तरह निभाया है। रामकृष्ण का संपादन पहली छमाही में अत्यंत तीव्र है, जो दर्शकों को सोचने का समय नहीं देता। हालांकि दूसरी छमाही में कुछ एक्शन दृश्यों की लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, ताकि नैरेटिव की गति और अधिक प्रभावी हो सके। रेजर्स की यथार्थवादी ग्रिटी टोन को बनाए रखने के लिए इसकी शूटिंग को बहुत रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया गया था। रामनाडु स्टूडियो हैदराबाद में इसकी शूटिंग हुई थी, जो काफी पसंद आई थी लोगों को और काफी अच्छे सेट लगे थे। हैदराबाद के बाहरी औद्योगिक क्षेत्र के लिए चेज सीक्वेंस और अत्यधिक इमारतों वाले दृश्य हैदराबाद के बाहरी इलाकों में शूट किए गए थे। मोबाइल पेट ग्रूमिंग वैन फिल्म के प्रयुक्त वैन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, ताकि इसके भीतर कई कैमरा एंगल्स को आसानी से सेट किया जा सके। विजुअल गाइड स्क्रीन पर रेजर के सबसे हिंसक और सस्पेंसफुल दृश्यों की एक तीव्र गति से कटने वाली मोन्टाज चलाए। बैकग्राउंड में धातुओं साउंड इफेक्ट, एक भारी थ्राइविंग बैकग्राउंड स्कोर बजना चाहिए, ताकि लोगों को लग सके कि ये मूवी काफी अच्छी है।
तो नमस्कार दोस्तों, ये मूवी काफ़ी आपको शानदार लगेगी, आपको बेहद पसंद आएगी। ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इस मूवी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसमें जो सीन है, जो एक्शन है, वो वाकई काफ़ी अच्छा है। अगर आपने पहले मूवी किल देखी होंगी और भी मूवी देखी होंगी जैसे मार्को, उस लेवल का इसमें एक्शन सीन देखने को मिले हैं। रवि ने वाकई अच्छा काम किया है और इस मूवी में कई ऐसे सीन हैं जो बहुत ज़्यादा डरावने हैं। अगर आप 18 से नीचे हैं तो ये सीन का आपके लिए झकझोर कर देने वाले लगेंगे। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी पहले थिएटर में रिलीज हुई थी और बाद में इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद में इसमें कई सारे बदलाव किए गए थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को उन दर्शकों का अत्यधिक सराहा गया जिनको व्यावसायिक समझौते जैसे विशुद्ध से डार्क, गंभीर और नोई शैली के एक्शन सिनेमा के प्रशंसक हैं। इस प्रकार ओटीटी के इस फिल्म ने एक मजबूत कल्ट फॉलोइंग स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये मूवी रेजर काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तेलुगु सिनेमा में प्रयोगात्मक और शैलीबद्ध थ्रिलर फिल्मों के लिए एक विशिष्ट पहचान रखने वाले अभिनेता निर्देशक रवि बाबू ने वर्ष 2026 में अपनी नई फिल्म रेजर के साथ एक बार फिर हिंसक एक्शन और मनोवैज्ञानिक तनाव के क्षेत्र में कदम रखा है। अनासुईया, अमरावती और अबूनू जैसी फिल्मों में डार्क और अनकनेक्शन कहानियों को प्रस्तुत करने वाले रवि बाबू ने इस बार फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन के तहत एक ऐसी एक्शन उत्तरजीविता पटकथा का निर्माण किया है जो अपनी भयावहता, नग्न हिंसा और भावनात्मक गहराई के कारण दर्शकों तक समीक्षकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वरिष्ठ निर्माता सुरेश बाबू द्वारा सुरेश प्रोडक्शन के बैनर तले प्रस्तुत यह फिल्म पारंपरिक व्यावसायिक सिनेमा के लिए नियमों को तोड़ते हुए खूनी और यथार्थवादी उत्तरजीविता की कहानी पेश करती है। रेजर एक विशुद्ध रूप से बहस की श्रेणी की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका मुख्य उद्देश्य है दर्शकों को बिना किसी मेलोड्रामा या अवांछित गानों के एक अत्यंत तीव्र और तनावपूर्ण उत्तरजीविता का अनुभव प्रदान करना है। फिल्म की तकनीकी और सिनेमाई संरचना को समझने के लिए जाने तो इसके मूल जो शीर्षक रहा था इसका रेजर रहा है। इसके निर्देशक और कहानी लेखक हैं रवि बाबू, कहानी परामर्शदाता है सत्यानंद, निर्माता है फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन, प्रस्तुत करता है सुरेश प्रोडक्शन। सेंसर रेटिंग रही है इसकी ए। आधिकारिक रन टाइम है इसका 2 घंटे 4 मिनट। सिनेमाघर में रिलीज हुई थी 8 मई 2026 को और इसको डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आहा वीडियो पर 19 जून 2026 से उपलब्ध कराया गया था। मुख्य संगीत निर्देशक हैं इसके एस राजेश और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है इसके चरण माधवेनी। मुख्य संपादक है रामकृष्ण। वितरक रहे इसके सुरेश प्रोडक्शन और ए फिल्म्स। सत्यानंद की कसी हुई पटकथा और रवि बाबू के निर्देशन में बने पात्र अपनी वास्तविक मानवीय कमजोरियों और असाधारण परिस्थितियों में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। फिल्म के मुख्य कलाकारों और उनके द्वारा निभाए गए पात्रों का विश्लेषण करें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप कहानी का मुख्य स्तंभ हैं। सामान्य जीवन में वह एक बेहद शांत, अंतर्मुखी और समाज से कटा हुआ एक व्यक्ति है जो मोबाइल पेट ग्रूमिंग सेवा चलाता है। वह अपनी वैन में घूम घूम कर पालतू कुत्तों की सफाई और देखभाल करता है। हालांकि उसका यह साधारण व्यक्तित्व केवल एक मुखौटा है। रुद्र के अतीत में एक अत्यंत जटिल और घातक खुफिया एजेंसी की पृष्ठभूमि है। वह मार्शल आर्ट्स हथियारों के साथ तात्कालिक उपयोग और उत्तरजीविता की तकनीकों को परंपरागत है। अपने परिवार को एक राजनीतिक षड्यंत्र में खोने के बाद उसने खुद को एकांत में ढाल लिया था। विष्णु सुरक्षा कैमियों की स्थापना और तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों का बेसंग संचालित करने वाला एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति है। उसकी दुनिया उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी 6 साल की बेटी तेजू के इर्द गिर्द घूमती है। विष्णु अनजाने में एक बड़ी राजनीतिक साजिश के केंद्र में आ जाता है जब उसके द्वारा लगाए गए एक गोपनीय कैमरे में राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड के अटाक सबूत दर्ज हो जाते हैं। विष्णु और लक्ष्मी की 6 साल की बेटी तेजू इस पूरी हिंसक जंग का मुख्य केंद्र बिंदु है। वह अपने माता पिता की नृशंस हत्या की एकमात्र चश्मिद गवाह है और उसके पास उस डिजिटल पहेली को सुलझाने की कुंजी है जिसे उसके पिता ने मौत से पहले छुपाया था। कनक राजू राज्य का एक अत्यधिक क्रूर, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी
गृह मंत्री है। वह किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना चाहता है। वह अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और इस गुनाह को छुपाने के लिए अपनी आधिकारिक मशीनरी और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करता है। अगर हम इसके कलाकारों के बारे में और जानें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप का किरदार निभाया है। तनीस अल्लादी ने विष्णुधर का किरदार निभाया है। इनाया सुल्ताना ने लक्ष्मी के किरदार में नजर आई हैं। बेबी तेजल विख्याति ने तेजू का किरदार निभाया है। बनर्जी कनक राजू के किरदार में है। पिन्नली मणिकोंडा अंजलि के किरदार में, मीना बासु ने सुजाता का किरदार निभाया है और बिरन्ना चौधरी रुद्र प्रताप के पुराने विभाग का अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। रेजर की नैरेटिव संरचना एक पारंपरिक थ्रिलर की तरह शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह बेहद सीधे, रैखिक और हिंसक चेज ड्रामा का रूप ले लेती है। कहानी को 4 मुख्य नैरेटिव ब्लॉक में विभाजित करके पूरी तरह समझा जा सकता है। कहानी की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री के एक सुनसान और आलीशान फार्म हाउस से होती है, जहां वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। राज्य का गृह मंत्री कनक राजू मुख्यमंत्री बनने की अपनी अत्यधिक भूख के कारण अपने बेटे और चुनिंदा शार्प शूटरों के साथ वहां गुप्त रूप से पहुंचता है। कनक राजू अपने स्वयं हाथों से मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और उसे एक प्राकृतिक मृत्यु या दिल का दौरा साबित करने की पूरी व्यवस्था करता है। कनक राजू इस बात से पूरी तरह अनजान है कि इस फार्म हाउस में सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत का काम करने वाले विष्णु ने सुरक्षा के लिहाज से एक नया अत्यंत छोटा हिडन कैमरा स्थापित कर रखा था, जो सीधे उसके निजी क्लाउड सर्वर से जुड़ा हुआ था। इस कैमरे में मुख्यमंत्री की हत्या के स्पष्ट और भयानक विजुअल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब विष्णु अपने सर्वर रूप से इस फुटेज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि उसके पास जो फुटेज है वह पूरे राज्य की सरकार गिराने और कनक राजू को जेल भेजने के लिए काफी है। अपनी तकनीकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वह उस वीडियो फाइल को सीधे डिलीट होने से बचाने के लिए 3 अलग अलग एनक्रिप्टेड डिजिटल लेयर्स में विभाजित करके इंटरनेट के विभिन्न अज्ञात सर्वरों पर अपलोड कर देता है। कनक राजू को जल्दी अपनी इस भारी चूक का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि हत्या का फुटेज विष्णु नाम का एक टेक्नीशियन के पास है। वह तुरंत अपने बेटे को विष्णु के घर भेजता है ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके और किसी भी गवाह को जिंदा न छोड़ जाए। कनक राजू का बेटा और उसके हथियारबंद गुंडे विष्णु के घर पहुंचते हैं। वे सबूतों के लिए विष्णु और उसकी पत्नी लक्ष्मी को अत्यधिक प्रताड़ित करते हैं। जब विष्णु फुटेज के इनकार कर देता है तो वह दोनों को बेहद बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इसी दौरान 6 साल की तेजू अलमारी के पीछे एक संकीर्ण जगह में छुप जाती है और अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखती है। जब कनक राजू के गुंडे घर की गहन तलाशी ले रहे होते हैं तो तेजू को ढूंढने वाले होते हैं। ठीक उसी समय घर के बाहर एक मोबाइल पेट ग्रूमिंग वैन आकर रुकती है। वह वैन रुद्र प्रताप की है, जिसे विष्णु ने अपने पालतू कुत्ते की साफ सफाई के लिए बुलाया था। रुद्र घर में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत हवा में खून की गंध और कुछ गंभीर अनहोनी की एहसास होता है। जैसे अंदर जाता है तो उसका सामना कनक राजू के हत्यारों से होता है। वे रुद्र को एक साधारण गवाह समझकर मारने का प्रयास करते हैं। यहीं पर फिल्म एक अप्रत्याशित और विस्फोटक मोड़ लेती है। एक साधारण पेट ग्रूमर देखने वाला रुद्र अचानक ऐसे अत्यधिक प्रशिक्षित किलिंग मशीन में बदल जाता है। वह मौजूद साधारण वस्तुओं जैसे कुत्ते को संभालने वाली कैंची, धातु के कटर, लोहे के औजारों का उपयोग करके उन पेशेवर शूटरों को मौत के घाट उतार देता है। वह उन्हें बहुत तेजी से मारता है। वह लोहे के औजारों को और अन्य चीजों को भी अपने हथियारों के रूप में यूज करता है। जब कनक राजू को पता चलता है कि उसका बेटा और उसके गुंडे मारे गए हैं तो तेजू किसी अजनबी के साथ भाग गई है, तो वह अत्यधिक क्रोधित होता है। कनक राजू और उसके कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, लेकिन वह शपथ ग्रहण से पहले हर हाल में उस बच्ची को मारना चाहता है। वह पूरे राज्य की पुलिस, अपने निजी शूटरों और स्थानीय अपराधियों को रुद्र और तेजू के पीछे लगा देता है। फिल्म का दूसरा हिस्सा एक अत्यंत रोंगटे खड़े करने देने वाला है, जहां पर रुद्र तेजू को लेकर विभिन्न सुनसान स्थानों पर परित्यक्त इमारतों और निर्माणाधीन पुलों और जंगलों से गुजरता है। कनक राजू के गुंडे बार बार उनका रास्ता रोकते हैं और हर बार रुद्र अपनी असाधारण शारीरिक ताकत और घातक रूप युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन्हें बेहद क्रूरता से मारता है। फिल्म में हिंसा का स्तर इतना अधिक है कि एक दृश्य में रुद्र एक गुंडे की आंख को साधारण कांटे से बाहर निकाल देता है, दूसरे दृश्यों में आंखों को धड़ से अलग कर देता है। इसी बीच रुद्र प्रताप के अतीत का खुलासा होता है। दर्शकों को पता चलता है कि रुद्र पूर्व में भारतीय सेना या देश की किसी अत्यधिक गोपनीय खुफिया एजेंसी का पूर्व विशिष्ट कमांडो था,
जिसके पूरे परिवार को सालों पहले इसी तरह के लिए राजनीतिक अपराधियों गठजोड़ से मार डाला था। तेजू में उसकी अपनी मृत बेटी की छवि दिखाई देती है और इसी भावना को भीतर रक्षक को अपराजय बना देती है। भागते हुए रुद्र को एहसास होता है कि वह केवल भागकर जीवित नहीं रह सकता, उन्हें कर्क राजू को बेनकाब करने के लिए उस सीसीटीवी फुटेज की तीनों परतों को ढूंढकर जोड़ना होगा। तेजू की धुंधली यादों और उसके पिता द्वारा सिखाए गए पहेलियों के खेल की मदद से रुद्र एक एक करके उन डिजिटल कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देता है। पूरी फिल्म सुरक्षा कैमरों और उनकी फुटेज के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म आधुनिक युग के एक बड़े विरोधाभास को रेखांकित करती है, जहाँ एक और निगरानी तकनीकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, वहीं दूसरी ओर वहीं तकनीकी सत्ता के सीट्स पर बैठे अपराधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। फिल्म में सुरक्षा कैमरा सत्य के मुंह दर्शक का प्रतीक है, जो बिना किसी पक्षपात के सच्चाई को दर्ज करता है, भले ही उस सच्चाई को उजागर करने की कीमत अत्यधिक रक्तपात से चुकानी पड़े। फिल्म की शुरुआत के तुरंत बाद तेजू की मां लक्ष्मी की नृशंस हत्या कर दी जाती है। यह मात्र विहीन संसार का निर्माण करता है, जहां सुरक्षा, कोमलता और शांति की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ऐसे समाज में न्याय केवल आदिम और पारंपरिक हिंसा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका प्रतिनिधित्व रुद्र प्रताप का चरित्र करता है। चरण माधवेनी का कैमरा बर्ड अद्भुत है। उन्होंने फिल्म को एक मटमैला और खुदरला विजुअल टेक्सचर दिया है, जो लाइट, सिनेमेटोग्राफी और परछाइयों का संरचनात्मक उपयोग फिल्म के भयावह और उत्तरजीविता के माहौल को सघन करता है। एस राजेश का पार्श्व संगीत फिल्म में निरंतर तनाव पैदा करता है। पारंपरिक गीतों के ना होने के कारण पूरा भार बैकग्राउंड स्कोर पर था, जिसे राजेश ने धातुई ध्वनियों और सिंथेसाइजर के कुशल मिश्रण से पूरी तरह निभाया है। रामकृष्ण का संपादन पहली छमाही में अत्यंत तीव्र है, जो दर्शकों को सोचने का समय नहीं देता। हालांकि दूसरी छमाही में कुछ एक्शन दृश्यों की लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, ताकि नैरेटिव की गति और अधिक प्रभावी हो सके। रेजर्स की यथार्थवादी ग्रिटी टोन को बनाए रखने के लिए इसकी शूटिंग को बहुत रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया गया था। रामनाडु स्टूडियो हैदराबाद में इसकी शूटिंग हुई थी, जो काफी पसंद आई थी लोगों को और काफी अच्छे सेट लगे थे। हैदराबाद के बाहरी औद्योगिक क्षेत्र के लिए चेज सीक्वेंस और अत्यधिक इमारतों वाले दृश्य हैदराबाद के बाहरी इलाकों में शूट किए गए थे। मोबाइल पेट ग्रूमिंग बैन फिल्म के प्रयुक्त बैन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, ताकि इसके भीतर कई कैमरा एंगल्स को आसानी से सेट किया जा सके। विजुअल गाइड स्क्रीन पर रेजर के सबसे हिंसक और सस्पेंसफुल दृश्यों की एक तीव्र गति से कटने वाली मोन्टाज चलाए। बैकग्राउंड में धातुओं साउंड इफेक्ट, एक भारी थ्राइविंग बैकग्राउंड स्कोर बजना चाहिए, ताकि लोगों को लग सके कि ये मूवी काफी अच्छी है। तो नमस्कार दोस्तों, ये मूवी काफी आपको शानदार लगेगी, आपको बेहद पसंद आएगी। ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इस मूवी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसमें जो सीन है, जो एक्शन है, वो वाकई काफ़ी अच्छा है। अगर आपने पहले मूवी किल देखी होंगी और भी मूवी देखी होंगी जैसे मार्को, उस लेवल का इसमें एक्शन सीन देखने को मिले हैं। रवि ने वाकई अच्छा काम किया है और इस मूवी में कई ऐसे सीन हैं जो बहुत ज़्यादा डरावने हैं। अगर आप 18 से नीचे हैं तो ये सीन आपके लिए झकझोर कर देने वाले लगेंगे। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी पहले थिएटर में रिलीज हुई थी और बाद में इसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद में इसमें कई सारे बदलाव किए गए थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को उन दर्शकों का अत्यधिक सराहा गया जिनको व्यावसायिक समझौते जैसे विशुद्ध से डार्क, गंभीर और नोई शैली के एक्शन सिनेमा के प्रशंसक हैं। इस प्रकार OTT के इस फिल्म ने एक मजबूत कल्ट फॉलोइंग स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये मूवी रेजर काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। एक विशिष्ट पहचान रखने वाले अभिनेता निर्देशक रवि बाबू ने वर्ष 2026 में अपनी नई फिल्म रेजर के साथ एक बार फिर हिंसक एक्शन और मनोवैज्ञानिक तनाव के क्षेत्र में कदम रखा है। अनासुईया, अमरावती और अबूनू जैसी फिल्मों में डार्क और अनकनेक्शन कहानियों को प्रस्तुत करने वाले रवि बाबू ने इस बार फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन के तहत एक ऐसी एक्शन उत्तरजीविता पटकथा का निर्माण किया है जो अपनी भयावहता, नग्न हिंसा और भावनात्मक गहराई के कारण दर्शकों तक समीक्षकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वरिष्ठ निर्माता सुरेश बाबू द्वारा सुरेश प्रोडक्शन के बैनर तले प्रस्तुत यह फिल्म पारंपरिक व्यावसायिक सिनेमा के लिए
नियमों को तोड़ते हुए खूनी और यथार्थवादी उत्तरजीविता की कहानी पेश करती है। रेजर एक विशुद्ध रूप से बहस की श्रेणी की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका मुख्य उद्देश्य है दर्शकों को बिना किसी मेलोड्रामा या अवांछित गानों के एक अत्यंत तीव्र और तनावपूर्ण उत्तरजीविता का अनुभव प्रदान करना है। फिल्म की तकनीकी और सिनेमाई संरचना को समझने के लिए जाने तो इसके मूल जो शीर्षक रहा था इसका रेजर रहा है। इसके निर्देशक और कहानी लेखक हैं रवि बाबू, कहानी परामर्शदाता हैं सत्यानंद, निर्माता है फ्लाइंग फ्रॉन्ग्स प्रोडक्शन, प्रस्तुत करता है सुरेश प्रोडक्शन। सेंसर रेटिंग रही है इसकी ए, आधिकारिक रन टाइम है इसका 2 घंटे 4 मिनट। सिनेमाघर में रिलीज हुई थी 8 मई 2026 को और इसको डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आहा वीडियो पर 19 जून 2026 से उपलब्ध कराया गया था। मुख्य संगीत निर्देशक हैं इसके एस एस राजेश और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है इसके चरण माधवेनी। मुख्य संपादक है रामकृष्ण, वितरक रहे इसके सुरेश प्रोडक्शन और ए फिल्म्स। सत्यानंद की कसी हुई पटकथा और रवि बाबू के निर्देशन में बने पात्र अपनी वास्तविक मानवीय कमजोरियों और असाधारण परिस्थितियों में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। फिल्म के मुख्य कलाकारों और उनके द्वारा निभाए गए पात्रों का विश्लेषण करें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप कहानी का मुख्य स्तंभ हैं। सामान्य जीवन में वह एक बेहद शांत, अंतर्मुखी और समाज से कटा हुआ एक व्यक्ति है जो मोबाइल पेट ग्रूमिंग सेवा चलाता है। वह अपनी वैन में घूम घूम कर पालतू कुत्तों की सफाई और देखभाल करता है। हालांकि उसका यह साधारण व्यक्तित्व केवल एक मुखौटा है। रुद्र के अतीत में एक अत्यंत जटिल और घातक खुफिया एजेंसी की पृष्ठभूमि है। वह मार्शल आर्ट्स अधिकार हथियारों के साथ तात्कालिक उपयोग और उत्तरजीविता की तकनीकों को परंपरागत है। अपने परिवार को एक राजनीतिक षड्यंत्र में खोने के बाद उसने खुद को एकांत में ढाल लिया था। विष्णु सुरक्षा कैमियों की स्थापना और तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों का बेससांग संचालित करने वाला एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति है। उसकी दुनिया उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी 6 साल की बेटी तेजू के इर्द गिर्द घूमती है। विष्णु अनजाने में एक बड़ी राजनीतिक साजिश के केंद्र में आ जाता है जब उसके द्वारा लगाए गए एक गोपनीय कैमरे में राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड के अटाक सबूत दर्ज हो जाते हैं। विष्णु और लक्ष्मी की 6 साल की बेटी तेजू इस पूरी हिंसक जंग का मुख्य केंद्र बिंदु है। वह अपने माता पिता की नृशंस हत्या की एकमात्र चश्मिद गवाह है और उसके पास उस डिजिटल पहेली को सुलझाने की कुंजी है जिसे उसके पिता ने मौत से पहले छुपाया था। कनक राजू राज्य का एक अत्यधिक क्रूर, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी गृह मंत्री है। वह किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना चाहता है। वह अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और इस गुनाह को छुपाने के लिए अपनी आधिकारिक मशीनरी और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करता है। अगर हम इसके कलाकारों के बारे में और जानें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप का किरदार निभाया है। तनीस अल्लादी ने विष्णुधर का किरदार निभाया है। इनाया सुल्ताना ने लक्ष्मी के किरदार में नजर आई हैं। बेबी तेजल विख्याति ने तेजू का किरदार निभाया है। बनर्जी कनक राजू के किरदार में है। पिन्नली मणिकोंडा अंजलि के किरदार में, मीना बासु ने सुजाता का किरदार निभाया है और बिरन्ना चौधरी रुद्र प्रताप के पुराने विभाग का अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। रेजर की नैरेटिव संरचना एक पारंपरिक थ्रिलर की तरह शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह बेहद सीधे, रैखिक और हिंसक चेज ड्रामा का रूप ले लेती है। कहानी को 4 मुख्य नैरेटिव ब्लॉक में विभाजित करके पूरी तरह समझा जा सकता है। कहानी की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री के एक सुनसान और आलीशान फार्म हाउस से होती है जहां वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। राज्य का गृह मंत्री कनक राजू मुख्यमंत्री बनने की अपनी अत्यधिक भूख के कारण अपने बेटे और चुनिंदा शार्प शूटरों के साथ वहां गुप्त रूप से पहुंचता है। कनक राजू अपने स्वयं हाथों से मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और उसे एक प्राकृतिक मृत्यु या दिल का दौरा साबित करने की पूरी व्यवस्था करता है। कनक राजू इस बात से पूरी तरह अनजान है कि इस फार्म हाउस में सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत का काम करने वाले विष्णु ने सुरक्षा के लिहाज से एक नया अत्यंत छोटा हिडन कैमरा स्थापित कर रखा था जो सीधे उसके निजी क्लाउड सर्वर से जुड़ा हुआ था। इस कैमरे में मुख्यमंत्री की हत्या के स्पष्ट और भयानक विजुअल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब विष्णु अपने सर्वर रूप से इस फुटेज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि उसके पास जो फुटेज है वह पूरे राज्य की सरकार गिराने और कनक राजू को जेल भेजने के लिए काफी है। अपनी तकनीकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके
वह उस वीडियो फाइल को सीधे डिलीट होने से बचाने के लिए 3 अलग-अलग एन्क्रिप्टेड डिजिटल लेयर्स में विभाजित करके इंटरनेट के विभिन्न अज्ञात सर्वरों पर अपलोड कर देता है। कनकराजू को जल्दी अपनी इस भारी चूक का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि हत्या का फुटेज विष्णु नाम का एक टेक्नीशियन के पास है। वह तुरंत अपने बेटे को विष्णु के घर भेजता है ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके और किसी भी गवाह को जिंदा न छोड़ जाए। कनकराजू का बेटा और उसके हथियारबंद गुंडे विष्णु के घर पहुंचते हैं। वे सबूतों के लिए विष्णु और उसकी पत्नी लक्ष्मी को अत्यधिक प्रताड़ित करते हैं। जब विष्णु फुटेज के इनकार कर देता है तो वह दोनों को बेहद बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इसी दौरान 6 साल की तेजू अलमारी के पीछे एक संकीर्ण जगह में छुप जाती है और अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखती है। जब कनकराजू के गुंडे घर की गहन तलाशी ले रहे होते हैं तो तेजू को ढूंढने वाले होते हैं। ठीक उसी समय घर के बाहर एक मोबाइल पेट ग्रूमिंग वैन आकर रुकती है। वह वैन रुद्र प्रताप की है जिसे विष्णु ने अपने पालतू कुत्ते की साफ सफाई के लिए बुलाया था। रुद्र घर में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत हवा में खून की गंध और कुछ गंभीर अनहोनी की एहसास होता है। जैसे अंदर जाता है तो उसका सामना कनकराजू के हत्यारों से होता है। वे रुद्र को एक साधारण गवाह समझकर मारने का प्रयास करते हैं। यहीं पर फिल्म एक अप्रत्याशित और विस्फोटक मोड़ लेती है। एक साधारण पेट ग्रूमर देखने वाला रुद्र अचानक ऐसे अत्यधिक प्रशिक्षित किलिंग मशीन में बदल जाता है। वह मौजूद साधारण वस्तुओं जैसे कुत्ते को संभालने वाली कैंची, धातु के कटर, लोहे के औजारों का उपयोग करके उन पेशेवर शूटरों को मौत के घाट उतार देता है। वह उन्हें बहुत तेजी से मारता है। वह लोहे के औजारों को और अन्य चीजों को भी अपने हथियारों के रूप में यूज करता है। जब कनकराजू को पता चलता है कि उसका बेटा और उसके गुंडे मारे गए हैं तो तेजू किसी अजनबी के साथ भाग गई है तो वह अत्यधिक क्रोधित होता है। कनकराजू और उसके कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, लेकिन वह शपथ ग्रहण से पहले हर हाल में उस बच्ची को मारना चाहता है। वह पूरे राज्य की पुलिस, अपने निजी शूटरों और स्थानीय अपराधियों को रुद्र और तेजू के पीछे लगा देता है। फिल्म का दूसरा हिस्सा एक अत्यंत रोंगटे खड़े करने देने वाला है, जहां पर रुद्र तेजू को लेकर विभिन्न सुनसान स्थानों पर परित्यक्त इमारतों और निर्माणाधीन पुलों और जंगलों से गुजरता है। कनकराजू के गुंडे बार बार उनका रास्ता रोकते हैं और हर बार रुद्र अपनी असाधारण शारीरिक ताकत और घातक रूप युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन्हें बेहद क्रूरता से मारता है। फिल्म में हिंसा का स्तर इतना अधिक है कि एक दृश्य में रुद्र एक गुंडे की आंख को साधारण कांटे से बाहर निकाल देता है, दूसरे दृश्यों में आंखों को धड़ से अलग कर देता है। इसी बीच रुद्र प्रताप के अतीत का खुलासा होता है। दर्शकों को पता चलता है कि रुद्र पूर्व में भारतीय सेना या देश की किसी अत्यधिक गोपनीय खुफिया एजेंसी का पूर्व विशिष्ट कमांडो था, जिसके पूरे परिवार को सालों पहले इसी तरह के लिए राजनीतिक अपराधियों गठजोड़ से मार डाला था। तेजू में उसकी अपनी मृत बेटी की छवि दिखाई देती है और इसी भावनाओं के भीतर रक्षक को अपराजय बना देती है। भागते हुए रुद्र को एहसास होता है कि वह केवल भागकर जीवित नहीं रह सकता। उन्हें कनकराजू को बेनकाब करने के लिए उस सीसीटीवी फुटेज की तीनों परतों को ढूंढकर जोड़ना होगा। तेजू की धुंधली यादों और उसके पिता द्वारा सिखाए गए पहेलियों के खेल की मदद से रुद्र एक एक करके उन डिजिटल कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देता है। पूरी फिल्म सुरक्षा कैमरों और उनकी फुटेज के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म आधुनिक युग के एक बड़े विरोधाभास को रेखांकित करती है, जहाँ एक और निगरानी तकनीकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, वहीं दूसरी ओर वहीं तकनीकी सत्ता के सीट्स पर बैठे अपराधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। फिल्म में सुरक्षा कैमरा सत्य के मुंह दर्शक का प्रतीक है, जो बिना किसी पक्षपात के सच्चाई को दर्ज करता है, भले ही उस सच्चाई को उजागर करने की कीमत अत्यधिक रक्तपात से चुकानी पड़े। फिल्म की शुरुआत के तुरंत बाद तेजू की मां लक्ष्मी की नृशंस हत्या कर दी जाती है। यह मात्र विहीन संसार का निर्माण करता है, जहां सुरक्षा, कोमलता और शांति की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ऐसे समाज में न्याय केवल आदिम और पारंपरिक हिंसा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका प्रतिनिधित्व रुद्र प्रताप का चरित्र करता है। चरण माधवेनी का कैमरा वर्ड अद्भुत है। उन्होंने फिल्म को एक मटमैला और खुदरला विजुअल टेक्सचर दिया है, जो लाइट, सिनेमेटोग्राफी और परछाइयों का संरचनात्मक उपयोग फिल्म के भयावह और उत्तरजीविता के माहौल को सघन करता है। एस राजेश का पार्श्व संगीत फिल्म में निरंतर तनाव पैदा करता है। पारंपरिक गीतों के ना होने के कारण पूरा भार बैकग्राउंड स्कोर पर था, जिसे राजेश ने धातुई ध्वनियों और सिंथेसाइजर के कुशल मिश्रण से पूरी तरह निभाया है। रामकृष्ण का संपादन पहली छमाही में अत्यंत तीव्र है, जो दर्शकों को सोचने का समय नहीं देता। हालांकि दूसरी छमाही में कुछ एक्शन दृश्यों की लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, ताकि नैरेटिव की गति
और अधिक प्रभावी हो सके। रेजर्स की यथार्थवादी ग्रिटी टोन को बनाए रखने के लिए इसकी शूटिंग को बहुत रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया गया था। रामनाडु स्टूडियो हैदराबाद में इसकी शूटिंग हुई थी, जो काफ़ी पसंद आई थी लोगों को और काफ़ी अच्छे सेट लगे थे। हैदराबाद के बाहरी औद्योगिक क्षेत्र के लिए चेज सीक्वेंस और अत्यधिक इमारतों वाले दृश्य हैदराबाद के बाहरी इलाकों में शूट किए गए थे। मोबाइल पेट ग्रूमिंग बैन फिल्म के प्रयुक्त बैन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, ताकि इसके भीतर कई कैमरा एंगल्स को आसानी से सेट किया जा सके। विजुअल गाइड स्क्रीन पर रेजर के सबसे हिंसक और सस्पेंसफुल दृश्यों की एक तीव्र गति से कटने वाली मोन्टाज चलाए। बैकग्राउंड में धातुओं साउंड इफेक्ट, एक भारी थ्राइविंग बैकग्राउंड स्कोर बजना चाहिए, ताकि लोगों को लग सके कि ये मूवी काफी अच्छी है। तो नमस्कार दोस्तों, ये मूवी काफी आपको शानदार लगेगी, आपको बेहद पसंद आएगी। ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इस मूवी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसमें जो सीन है, जो एक्शन है, वो वाकई काफ़ी अच्छा है। अगर आपने पहले मूवी किल देखी होंगी और भी मूवी देखी होंगी जैसे मार्को, उस लेवल का इसमें एक्शन सीन देखने को मिले हैं। रवि ने वाकई अच्छा काम किया है और इस मूवी में कई ऐसे सीन हैं जो बहुत ज़्यादा डरावने हैं। अगर आप 18 से नीचे हैं तो ये सीन आपके लिए झकझोर कर देने वाले लगेंगे। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी पहले थिएटर में रिलीज हुई थी और बाद में इसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद में इसमें कई सारे बदलाव किए गए थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को उन दर्शकों का अत्यधिक सराहा गया जिनको व्यावसायिक समझौते जैसे विशुद्ध से डार्क, गंभीर और नोई शैली के एक्शन सिनेमा के प्रशंसक हैं। इस प्रकार OTT के इस फिल्म ने एक मजबूत कल्ट फॉलोइंग स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये मूवी रेजर काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तेलुगु सिनेमा में प्रयोगात्मक और शैलीबद्ध थ्रिलर फिल्मों के लिए एक विशिष्ट पहचान रखने वाले अभिनेता निर्देशक रवि बाबू ने वर्ष 2026 में अपनी नई फिल्म रेजर के साथ एक बार फिर हिंसक एक्शन और मनोवैज्ञानिक तनाव के क्षेत्र में कदम रखा है। अनासुईया, अमरावती और अबूनू जैसी फिल्मों में डार्क और अनकनेक्शन कहानियों को प्रस्तुत करने वाले रवि बाबू ने इस बार फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन के तहत एक ऐसी एक्शन उत्तरजीविता पटकथा का निर्माण किया है जो अपनी भयावहता, नग्न हिंसा और भावनात्मक गहराई के कारण दर्शकों तक समीक्षकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वरिष्ठ निर्माता सुरेश बाबू द्वारा सुरेश प्रोडक्शन के बैनर तले प्रस्तुत यह फिल्म पारंपरिक व्यावसायिक सिनेमा के लिए नियमों को तोड़ते हुए खूनी और यथार्थवादी उत्तरजीविता की कहानी पेश करती है। रेजर एक विशुद्ध रूप से बहस की श्रेणी की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका मुख्य उद्देश्य है दर्शकों को बिना किसी मेलोड्रामा या अवांछित गानों के एक अत्यंत तीव्र और तनावपूर्ण उत्तरजीविता का अनुभव प्रदान करना है। फिल्म की तकनीकी और सिनेमाई संरचना को समझने के लिए जाने तो इसके मूल जो शीर्षक रहा था इसका रेजर रहा है। इसके निर्देशक और कहानी लेखक हैं रवि बाबू, कहानी परामर्शदाता हैं सत्यानंद, निर्माता है फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन, प्रस्तुत करता है सुरेश प्रोडक्शन। सेंसर रेटिंग रही है इसकी A, आधिकारिक रन टाइम है इसका 2 घंटे 4 मिनट। सिनेमाघर में रिलीज हुई थी 8 मई 2026 को और इसको डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आहा वीडियो पर 19 जून 2026 से उपलब्ध कराया गया था। मुख्य संगीत निर्देशक हैं इसके SS राजेश और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है इसके चरण माधवेनी। मुख्य संपादक है रामकृष्ण, वितरक रहे इसके सुरेश प्रोडक्शन और AA फिल्म्स। सत्यानंद की कसी हुई पटकथा और रवि बाबू के निर्देशन में बने पात्र अपनी वास्तविक मानवीय कमजोरियों और असाधारण परिस्थितियों में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। फिल्म के मुख्य कलाकारों और उनके द्वारा निभाए गए पात्रों का विश्लेषण करें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप कहानी का मुख्य स्तंभ हैं। सामान्य जीवन में वह एक बेहद शांत, अंतर्मुखी और समाज से कटा हुआ एक व्यक्ति है जो मोबाइल पेट ग्रूमिंग सेवा चलाता है। वह अपनी वैन में घूम घूम कर पालतू कुत्तों की सफाई और देखभाल करता है। हालांकि उसका यह साधारण व्यक्तित्व केवल एक मुखौटा है। रुद्र के अतीत में एक अत्यंत जटिल और घातक खुफिया एजेंसी की पृष्ठभूमि है। वह मार्शल आर्ट्स हथियारों के साथ तात्कालिक उपयोग और उत्तरजीविता की तकनीकों को परंपरागत है। अपने परिवार को एक राजनीतिक षड्यंत्र में खोने के बाद उसने खुद को एकांत में ढाल लिया था। विष्णु सुरक्षा कैमियो
की स्थापना और तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों का बेससांग संचालित करने वाला एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति है। उसकी दुनिया उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी 6 साल की बेटी तेजू के इर्द गिर्द घूमती है। विष्णु अनजाने में एक बड़ी राजनीतिक साजिश के केंद्र में आ जाता है जब उसके द्वारा लगाए गए एक गोपनीय कैमरे में राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड के अटाक सबूत दर्ज हो जाते हैं। विष्णु और लक्ष्मी की 6 साल की बेटी तेजू इस पूरी हिंसक जंग का मुख्य केंद्र बिंदु है। वह अपने माता पिता की नृशंस हत्या की एकमात्र चश्मिद गवाह है और उसके पास उस डिजिटल पहेली को सुलझाने की कुंजी है जिसे उसके पिता ने मौत से पहले छुपाया था। कनक राजू राज्य का एक अत्यधिक क्रूर, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी गृह मंत्री है। वह किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना चाहता है। वह अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और इस गुनाह को छुपाने के लिए अपनी आधिकारिक मशीनरी और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करता है। अगर हम इसके कलाकारों के बारे में और जानें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप का किरदार निभाया है। तनीस अल्लादी ने विष्णुधर का किरदार निभाया है। इनाया सुल्ताना ने लक्ष्मी के किरदार में नजर आई हैं। बेबी तेजल विख्याति ने तेजू का किरदार निभाया है। बनर्जी कनक राजू के किरदार में है। पिन्नली मणिकोंडा अंजलि के किरदार में, मीना बासु ने सुजाता का किरदार निभाया है और बिरन्ना चौधरी रुद्र प्रताप के पुराने विभाग का अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। रेजर की नैरेटिव संरचना एक पारंपरिक थ्रिलर की तरह शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह बेहद सीधे, रैखिक और हिंसक चेज ड्रामा का रूप ले लेती है। कहानी को 4 मुख्य नैरेटिव ब्लॉक में विभाजित करके पूरी तरह समझा जा सकता है। कहानी की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री के एक सुनसान और आलीशान फार्म हाउस से होती है जहां वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। राज्य का गृह मंत्री कनक राजू मुख्यमंत्री बनने की अपनी अत्यधिक भूख के कारण अपने बेटे और चुनिंदा शार्प शूटरों के साथ वहां गुप्त रूप से पहुंचता है। कनक राजू अपने स्वयं हाथों से मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और उसे एक प्राकृतिक मृत्यु या दिल का दौरा साबित करने की पूरी व्यवस्था करता है। कनक राजू इस बात से पूरी तरह अनजान है कि इस फार्म हाउस में सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत का काम करने वाले विष्णु ने सुरक्षा के लिहाज से एक नया अत्यंत छोटा हिडन कैमरा स्थापित कर रखा था जो सीधे उसके निजी क्लाउड सर्वर से जुड़ा हुआ था। इस कैमरे में मुख्यमंत्री की हत्या के स्पष्ट और भयानक विजुअल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब विष्णु अपने सर्वर रूप से इस फुटेज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि उसके पास जो फुटेज है वह पूरे राज्य की सरकार गिराने और कनक राजू को जेल भेजने के लिए काफी है। अपनी तकनीकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वह उस वीडियो फाइल को सीधे डिलीट होने से बचाने के लिए 3 अलग अलग एनक्रिप्टेड डिजिटल लेयर्स में विभाजित करके इंटरनेट के विभिन्न अज्ञात सर्वरों पर अपलोड कर देता है। कनक राजू को जल्दी अपनी इस भारी चूक का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि हत्या का फुटेज विष्णु नाम का एक टेक्नीशियन के पास है। वह तुरंत अपने बेटे को विष्णु के घर भेजता है ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके और किसी भी गवाह को जिंदा न छोड़ जाए। कनक राजू का बेटा और उसके हथियारबंद गुंडे विष्णु के घर पहुंचते हैं। वे सबूतों के लिए विष्णु और उसकी पत्नी लक्ष्मी को अत्यधिक प्रताड़ित करते हैं। जब विष्णु फुटेज के इनकार कर देता है तो वह दोनों को बेहद बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इसी दौरान 6 साल की तेजू अलमारी के पीछे एक संकीर्ण जगह में छुप जाती है और अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखती है। जब कनक राजू के गुंडे घर की गहन तलाशी ले रहे होते हैं तो तेजू को ढूंढने वाले होते हैं। ठीक उसी समय घर के बाहर एक मोबाइल पेट ग्रूमिंग वैन आकर रुकती है। वह वैन रुद्र प्रताप की है जिसे विष्णु ने अपने पालतू कुत्ते की साफ सफाई के लिए बुलाया था। रुद्र घर में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत हवा में खून की गंध और कुछ गंभीर अनहोनी की एहसास होता है। जैसे अंदर जाता है तो उसका सामना कनक राजू के हत्यारों से होता है। वे रुद्र को एक साधारण गवाह समझकर मारने का प्रयास करते हैं। यहीं पर फिल्म एक अप्रत्याशित और विस्फोटक मोड़ लेती है। एक साधारण पेट ग्रूमर देखने वाला रुद्र अचानक ऐसे अत्यधिक प्रशिक्षित किलिंग मशीन में बदल जाता है। वह मौजूद साधारण वस्तुओं जैसे कुत्ते को संभालने वाली कैंची, धातु के कटर, लोहे के औजारों का उपयोग करके उन पेशेवर शूटरों को मौत के घाट उतार देता है। वह उन्हें बहुत तेजी से मारता है। वह लोहे के औजारों को और अन्य चीजों को भी अपने हथियारों के रूप में यूज करता है। जब कनक राजू को पता चलता है कि उसका बेटा और उसके गुंडे मारे गए हैं तो तेजू किसी अजनबी के साथ भाग गई है तो वह अत्यधिक क्रोधित होता है। कनक राजू और उसके कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, लेकिन वह शपथ ग्रहण से पहले हर हाल में उस बच्ची को मारना चाहता है।
में पूरे राज्य की पुलिस अपने निजी शूटरों और स्थानीय अपराधियों को रुद्र और तेजू के पीछे लगा देता है। फिल्म का दूसरा हिस्सा एक अत्यंत रोंगटे खड़े करने देने वाला है, जहां पर रुद्र तेजू को लेकर विभिन्न सुनसान स्थानों पर परित्यक्त इमारतों और निर्माणाधीन पुलों और जंगलों से गुजरता है। कनक राजू के गुंडे बार बार उनका रास्ता रोकते हैं और हर बार रुद्र अपनी असाधारण शारीरिक ताकत और घातक रूप युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन्हें बेहद क्रूरता से मारता है। फिल्म में हिंसा का स्तर इतना अधिक है कि एक दृश्य में रुद्र एक गुंडे की आंख को साधारण कांटे से बाहर निकाल देता है, दूसरे दृश्यों में आंखों को धड़ से अलग कर देता है। इसी बीच रुद्र प्रताप के अतीत का खुलासा होता है। दर्शकों को पता चलता है कि रुद्र पूर्व में भारतीय सेना या देश की किसी अत्यधिक गोपनीय खुफिया एजेंसी का पूर्व विशिष्ट कमांडो था, जिसके पूरे परिवार को सालों पहले इसी तरह के लिए राजनीतिक अपराधियों गठजोड़ से मार डाला था। तेजू में उसकी अपनी मृत बेटी की छवि दिखाई देती है और इसी भावनाओं के भीतर रक्षक को अपराजय बना देती है। भागते हुए रुद्र को एहसास होता है कि वह केवल भागकर जीवित नहीं रह सकता, उन्हें करक राजू को बेनकाब करने के लिए उस सीसीटीवी फुटेज की तीनों परतों को ढूंढकर जोड़ना होगा। तेजू की धुंधली यादों और उसके पिता द्वारा सिखाए गए पहेलियों के खेल की मदद से रुद्र एक एक करके उन डिजिटल कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देता है। पूरी फिल्म सुरक्षा कैमरों और उनकी फुटेज के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म आधुनिक युग के एक बड़े विरोधाभास को रेखांकित करती है, जहाँ एक और निगरानी तकनीकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, वहीं दूसरी ओर वहीं तकनीकी सत्ता के सीट्स पर बैठे अपराधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। फिल्म में सुरक्षा कैमरा सत्य के मुंह दर्शक का प्रतीक है, जो बिना किसी पक्षपात के सच्चाई को दर्ज करता है, भले उस सच्चाई को उजागर करने की कीमत अत्यधिक रक्तपात से चुकानी पड़े। फिल्म की शुरुआत के तुरंत बाद तेजू की मां लक्ष्मी की नृशंस हत्या कर दी जाती है। यह मात्र विहीन संसार का निर्माण करता है, जहां सुरक्षा, कोमलता और शांति की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ऐसे समाज में न्याय केवल आदिम और पारंपरिक हिंसा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका प्रतिनिधित्व रुद्र प्रताप का चरित्र करता है। चरण माधवेनी का कैमरा बर्ड अद्भुत है। उन्होंने फिल्म को एक मटमैला और खुदरला विजुअल टेक्सचर दिया है, जो लाइट, सिनेमेटोग्राफी और परछाइयों का संरचनात्मक उपयोग फिल्म के भयावह और उत्तरजीविता के माहौल को सघन करता है। एस राजेश का पार्श्व संगीत फिल्म में निरंतर तनाव पैदा करता है। पारंपरिक गीतों के ना होने के कारण पूरा भार बैकग्राउंड स्कोर पर था, जिसे राजेश ने धातुई ध्वनियों और सिंथेसाइजर के कुशल मिश्रण से पूरी तरह निभाया है। रामकृष्ण का संपादन पहली छमाही में अत्यंत तीव्र है, जो दर्शकों को सोचने का समय नहीं देता। हालांकि दूसरी छमाही में कुछ एक्शन दृश्यों की लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, ताकि नैरेटिव की गति और अधिक प्रभावी हो सके। रेजर्स की यथार्थवादी ग्रिटी टोन को बनाए रखने के लिए इसकी शूटिंग को बहुत रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया गया था। रामनाडु स्टूडियो हैदराबाद में इसकी शूटिंग हुई थी, जो काफी पसंद आई थी लोगों को और काफी अच्छे सेट लगे थे। हैदराबाद के बाहरी औद्योगिक क्षेत्र के लिए चेज सीक्वेंस और अत्यधिक इमारतों वाले दृश्य हैदराबाद के बाहरी इलाकों में शूट किए गए थे। मोबाइल पेट ग्रूमिंग बैन फिल्म के प्रयुक्त बैन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, ताकि इसके भीतर कई कैमरा एंगल्स को आसानी से सेट किया जा सके। विजुअल गाइड स्क्रीन पर रेजर के सबसे हिंसक और सस्पेंसफुल दृश्यों की एक तीव्र गति से कटने वाली मोन्टाज चलाए। बैकग्राउंड में धातुओं साउंड इफेक्ट, एक भारी थ्राइविंग बैकग्राउंड स्कोर बजना चाहिए, ताकि लोगों को लग सके कि ये मूवी काफी अच्छी है। तो नमस्कार दोस्तों, ये मूवी काफी आपको शानदार लगेगी, आपको बेहद पसंद आएगी। ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इस मूवी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसमें जो सीन है, जो एक्शन है, वो वाकई काफ़ी अच्छा है। अगर आपने पहले मूवी किल देखी होंगी और भी मूवी देखी होंगी जैसे मार्को, उस लेवल का इसमें एक्शन सीन देखने को मिले हैं। रवि ने वाकई अच्छा काम किया है और इस मूवी में कई ऐसे सीन हैं जो बहुत ज़्यादा डरावने हैं। अगर आप 18 से नीचे हैं तो ये सीन आपके लिए झकझोर कर देने वाले लगेंगे। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी पहले थिएटर में रिलीज हुई थी और बाद में इसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद में इसमें कई सारे बदलाव किए गए थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को उन दर्शकों का अत्यधिक सराहा गया जिनको व्यावसायिक समझौते जैसे विशुद्ध से डार्क, गंभीर और नोई शैली के एक्शन सिनेमा के प्रशंसक हैं। इस प्रकार OTT के इस फिल्म ने एक मजबूत कल्ट फॉलोइंग स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये मूवी रेजर काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है
तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तेलुगु सिनेमा में प्रयोगात्मक और शैलीबद्ध थ्रिलर फिल्मों के लिए एक विशिष्ट पहचान रखने वाले अभिनेता निर्देशक रवि बाबू ने वर्ष 2026 में अपनी नई फिल्म रेजर के साथ एक बार फिर हिंसक एक्शन और मनोवैज्ञानिक तनाव के क्षेत्र में कदम रखा है। अनासुईया, अमरावती और अबूनू जैसी फिल्मों में डार्क और अनकनेक्शन कहानियों को प्रस्तुत करने वाले रवि बाबू ने इस बार फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन के तहत एक ऐसी एक्शन उत्तरजीविता पटकथा का निर्माण किया है जो अपनी भयावहता, नग्न हिंसा और भावनात्मक गहराई के कारण दर्शकों तक समीक्षकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वरिष्ठ निर्माता सुरेश बाबू द्वारा सुरेश प्रोडक्शन के बैनर तले प्रस्तुत यह फिल्म पारंपरिक व्यावसायिक सिनेमा के लिए नियमों को तोड़ते हुए खूनी और यथार्थवादी उत्तरजीविता की कहानी पेश करती है। रेजर एक विशुद्ध रूप से बहस की श्रेणी की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका मुख्य उद्देश्य है दर्शकों को बिना किसी मेलोड्रामा या अवांछित गानों के एक अत्यंत तीव्र और तनावपूर्ण उत्तरजीविता का अनुभव प्रदान करना है। फिल्म की तकनीकी और सिनेमाई संरचना को समझने के लिए जाने तो इसके मूल जो शीर्षक रहा था इसका रेजर रहा है। इसके निर्देशक और कहानी लेखक हैं रवि बाबू, कहानी परामर्शदाता हैं सत्यानंद, निर्माता है फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन, प्रस्तुत करता है सुरेश प्रोडक्शन। सेंसर रेटिंग रही है इसकी ए। आधिकारिक रन टाइम है इसका 2 घंटे 4 मिनट। सिनेमाघर में रिलीज हुई थी 8 मई 2026 को और इसको डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आहा वीडियो पर 19 जून 2026 से उपलब्ध कराया गया था। मुख्य संगीत निर्देशक है इसके एस राजेश और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है इसके चरण माधवेनी। मुख्य संपादक है रामकृष्ण, वितरक रहे इसके सुरेश प्रोडक्शन और ए फिल्म्स। सत्यानंद की कसी हुई पटकथा और रवि बाबू के निर्देशन में बने पात्र अपनी वास्तविक मानवीय कमजोरियों और असाधारण परिस्थितियों में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। फिल्म के मुख्य कलाकारों और उनके द्वारा निभाए गए पात्रों का विश्लेषण करें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप कहानी का मुख्य स्तंभ हैं। सामान्य जीवन में वह एक बेहद शांत, अंतर्मुखी और समाज से कटा हुआ एक व्यक्ति है जो मोबाइल पेट ग्रूमिंग सेवा चलाता है। वह अपनी वैन में घूम घूम कर पालतू कुत्तों की सफाई और देखभाल करता है। हालांकि उसका यह साधारण व्यक्तित्व केवल एक मुखौटा है। रुद्र के अतीत में एक अत्यंत जटिल और घातक खुफिया एजेंसी की पृष्ठभूमि है। वह मार्शल आर्ट्स अधिकार हथियारों के साथ तात्कालिक उपयोग और उत्तरजीविता की तकनीकों को परंपरागत है। अपने परिवार को एक राजनीतिक षड्यंत्र में खोने के बाद उसने खुद को एकांत में ढाल लिया था। विष्णु सुरक्षा कैमियों की स्थापना और तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों का बेससांग संचालित करने वाला एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति है। उसकी दुनिया उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी 6 साल की बेटी तेजू के इर्द गिर्द घूमती है। विष्णु अनजाने में एक बड़ी राजनीतिक साजिश के केंद्र में आ जाता है जब उसके द्वारा लगाए गए एक गोपनीय कैमरे में राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड के अटाक सबूत दर्ज हो जाते हैं। विष्णु और लक्ष्मी की 6 साल की बेटी तेजू इस पूरी हिंसक जंग का मुख्य केंद्र बिंदु है। वह अपने माता पिता की नृशंस हत्या की एकमात्र चश्मिद गवाह है और उसके पास उस डिजिटल पहेली को सुलझाने की कुंजी है जिसे उसके पिता ने मौत से पहले छुपाया था। कनक राजू राज्य का एक अत्यधिक क्रूर, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी गृह मंत्री है। वह किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना चाहता है। वह अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और इस गुनाह को छुपाने के लिए अपनी आधिकारिक मशीनरी और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करता है। अगर हम इसके कलाकारों के बारे में और जानें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप का किरदार निभाया है। तनीस अल्लादी ने विष्णुधर का किरदार निभाया है। इनाया सुल्ताना ने लक्ष्मी के किरदार में नजर आई हैं। बेबी तेजल विख्याति ने तेजू का किरदार निभाया है। बनर्जी कनक राजू के किरदार में है। पिन्नली मणिकोंडा अंजलि के किरदार में, मीना बासु ने सुजाता का किरदार निभाया है और बिरन्ना चौधरी रुद्र प्रताप के पुराने विभाग का अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। रेजर की नैरेटिव संरचना एक पारंपरिक थ्रिलर की तरह शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह बेहद सीधे, रैखिक और हिंसक चेज ड्रामा का रूप ले लेती है। कहानी को 4 मुख्य नैरेटिव ब्लॉक में विभाजित करके पूरी तरह समझा जा सकता है। कहानी की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री के एक सुनसान और आलीशान फार्म हाउस से होती है जहां वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। राज्य का गृह मंत्री कनक राजू मुख्यमंत्री बनने की अपनी
अत्यधिक भूख के कारण अपने बेटे और चुनिंदा शार्प शूटरों के साथ वहां गुप्त रूप से पहुंचता है। कनक राजू अपने स्वयं हाथों से मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और उसे एक प्राकृतिक मृत्यु या दिल का दौरा साबित करने की पूरी व्यवस्था करता है। कनक राजू इस बात से पूरी तरह अनजान है कि इस फार्म हाउस में सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत का काम करने वाले विष्णु ने सुरक्षा के लिहाज से एक नया अत्यंत छोटा हिडन कैमरा स्थापित कर रखा था, जो सीधे उसके निजी क्लाउड सर्वर से जुड़ा हुआ था। इस कैमरे में मुख्यमंत्री की हत्या के स्पष्ट और भयानक विजुअल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब विष्णु अपने सर्वर रूम से इस फुटेज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि उसके पास जो फुटेज है वह पूरे राज्य की सरकार गिराने और कनक राजू को जेल भेजने के लिए काफी है। अपनी तकनीकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वह उस वीडियो फाइल को सीधे डिलीट होने से बचाने के लिए 3 अलग अलग एनक्रिप्टेड डिजिटल लेयर्स में विभाजित करके इंटरनेट के विभिन्न अज्ञात सर्वरों पर अपलोड कर देता है। कनक राजू को जल्दी अपनी इस भारी चूक का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि हत्या का फुटेज विष्णु नाम का एक टेक्नीशियन के पास है। वह तुरंत अपने बेटे को विष्णु के घर भेजता है ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके और किसी भी गवाह को जिंदा न छोड़ जाए। कनक राजू का बेटा और उसके हथियारबंद गुंडे विष्णु के घर पहुंचते हैं। वे सबूतों के लिए विष्णु और उसकी पत्नी लक्ष्मी को अत्यधिक प्रताड़ित करते हैं। जब विष्णु फुटेज के इनकार कर देता है तो वह दोनों को बेहद बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इसी दौरान 6 साल की तेजू अलमारी के पीछे एक संकीर्ण जगह में छुप जाती है और अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखती है। जब कनक राजू के गुंडे घर की गहन तलाशी ले रहे होते हैं तो तेजू को ढूंढने वाले होते हैं। ठीक उसी समय घर के बाहर एक मोबाइल पेट ग्रूमिंग वैन आकर रुकती है। वह वैन रुद्र प्रताप की है, जिसे विष्णु ने अपने पालतू कुत्ते की साफ सफाई के लिए बुलाया था। रुद्र घर में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत हवा में खून की गंध और कुछ गंभीर अनहोनी की एहसास होता है। जैसे अंदर जाता है तो उसका सामना कनक राजू के हत्यारों से होता है। वे रुद्र को एक साधारण गवाह समझकर मारने का प्रयास करते हैं। यहीं पर फिल्म एक अप्रत्याशित और विस्फोटक मोड़ लेती है। एक साधारण पेट ग्रूमर देखने वाला रुद्र अचानक ऐसे अत्यधिक प्रशिक्षित किलिंग मशीन में बदल जाता है। वह मौजूद साधारण वस्तुओं जैसे कुत्ते को संभालने वाली कैंची, धातु के कटर, लोहे के औजारों का उपयोग करके उन पेशेवर शूटरों को मौत के घाट उतार देता है। वह उन्हें बहुत तेजी से मारता है। वह लोहे के औजारों को और अन्य चीजों को भी अपने हथियारों के रूप में यूज करता है। जब कनक राजू को पता चलता है कि उसका बेटा और उसके गुंडे मारे गए हैं तो तेजू किसी अजनबी के साथ भाग गई है, तो वह अत्यधिक क्रोधित होता है। कनक राजू और उसके कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, लेकिन वह शपथ ग्रहण से पहले हर हाल में उस बच्ची को मारना चाहता है। वह पूरे राज्य की पुलिस, अपने निजी शूटरों और स्थानीय अपराधियों को रुद्र और तेजू के पीछे लगा देता है। फिल्म का दूसरा हिस्सा एक अत्यंत रोंगटे खड़े करने देने वाला है, जहां पर रुद्र तेजू को लेकर विभिन्न सुनसान स्थानों पर परित्यक्त इमारतों और निर्माणाधीन पुलों और जंगलों से गुजरता है। कनक राजू के गुंडे बार बार उनका रास्ता रोकते हैं और हर बार रुद्र अपनी असाधारण शारीरिक ताकत और घातक रूप युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन्हें बेहद क्रूरता से मारता है। फिल्म में हिंसा का स्तर इतना अधिक है कि एक दृश्य में रुद्र एक गुंडे की आंख को साधारण कांटे से बाहर निकाल देता है, दूसरे दृश्यों में आंखों को धड़ से अलग कर देता है। इसी बीच रुद्र प्रताप के अतीत का खुलासा होता है। दर्शकों को पता चलता है कि रुद्र पूर्व में भारतीय सेना या देश की किसी अत्यधिक गोपनीय खुफिया एजेंसी का पूर्व विशिष्ट कमांडो था, जिसके पूरे परिवार को सालों पहले इसी तरह के लिए राजनीतिक अपराधियों गठजोड़ से मार डाला था। तेजू में उसकी अपनी मृत बेटी की छवि दिखाई देती है और इसी भावनाओं के भीतर रक्षक को अपराजय बना देती है। भागते हुए रुद्र को एहसास होता है कि वह केवल भागकर जीवित नहीं रह सकता। उन्हें कनक राजू को बेनकाब करने के लिए उस सीसीटीवी फुटेज की तीनों परतों को ढूंढकर जोड़ना होगा। तेजू की धुंधली यादों और उसके पिता द्वारा सिखाए गए पहेलियों के खेल की मदद से रुद्र एक एक करके उन डिजिटल कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देता है। पूरी फिल्म सुरक्षा कैमरों और उनकी फुटेज के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म आधुनिक युग के एक बड़े विरोधाभास को रेखांकित करती है, जहाँ एक और निगरानी तकनीकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, वहीं दूसरी ओर वहीं तकनीकी सत्ता के सीट्स पर बैठे अपराधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। फिल्म में सुरक्षा कैमरा सत्य के मुंह दर्शक का प्रतीक है, जो बिना किसी पक्षपात के सच्चाई को दर्ज करता है, भले उस सच्चाई को उजागर करने की कीमत अत्यधिक रक्तपात से चुकानी पड़े। फिल्म के शुरुआत के तुरंत बाद तेजू की मां लक्ष्मी की नृशंस हत्या कर दी जाती है। यह मात्र विहीन संसार का निर्माण करता है, जहां सुरक्षा, कोमलता और शांति की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है।
ऐसे समाज में न्याय केवल आदिम और पारंपरिक हिंसा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका प्रतिनिधित्व रुद्र प्रताप का चरित्र करता है। चरण माधवेनी का कैमरा बर्द अद्भुत है। उन्होंने फिल्म को एक मटमैला और खुदरला विजुअल टेक्सचर दिया है, जो लाइट, सिनेमेटोग्राफी और परछाइयों का संरचनात्मक उपयोग फिल्म के भयावह और उत्तरजीविता के माहौल को सघन करता है। एस राजेश का पार्श्व संगीत फिल्म में निरंतर तनाव पैदा करता है। पारंपरिक गीतों के ना होने के कारण पूरा भार बैकग्राउंड स्कोर पर था, जिसे राजेश ने धातुई ध्वनियों और सिंथेसाइजर के कुशल मिश्रण से पूरी तरह निभाया है। रामकृष्ण का संपादन पहली छमाही में अत्यंत तीव्र है, जो दर्शकों को सोचने का समय नहीं देता। हालांकि दूसरी छमाही में कुछ एक्शन दृश्यों की लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, ताकि नैरेटिव की गति और अधिक प्रभावी हो सके। रेजर्स की यथार्थवादी ग्रिटी टोन को बनाए रखने के लिए इसकी शूटिंग को बहुत रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया गया था। रामनाडु स्टूडियो हैदराबाद में इसकी शूटिंग हुई थी, जो काफी पसंद आई थी लोगों को और काफी अच्छे सेट लगे थे। हैदराबाद के बाहरी औद्योगिक क्षेत्र के लिए चेज सीक्वेंस और अत्यधिक इमारतों वाले दृश्य हैदराबाद के बाहरी इलाकों में शूट किए गए थे। मोबाइल पेट ग्रूमिंग बैन फिल्म के प्रयुक्त बैन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, ताकि इसके भीतर कई कैमरा एंगल्स को आसानी से सेट किया जा सके। विजुअल गाइड स्क्रीन पर रेजर के सबसे हिंसक और सस्पेंसफुल दृश्यों की एक तीव्र गति से कटने वाली मोन्टाज चलाए। बैकग्राउंड में धातुओं साउंड इफेक्ट, एक भारी थ्राइविंग बैकग्राउंड स्कोर बजना चाहिए, ताकि लोगों को लग सके कि ये मूवी काफी अच्छी है। तो नमस्कार दोस्तों, ये मूवी काफी आपको शानदार लगेगी, आपको बेहद पसंद आएगी। ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इस मूवी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसमें जो सीन है, जो एक्शन है, वो वाकई काफ़ी अच्छा है। अगर आपने पहले मूवी किल देखी होंगी और भी मूवी देखी होंगी जैसे मार्को, उस लेवल का इसमें एक्शन सीन देखने को मिले हैं। रवि ने वाकई अच्छा काम किया है और इस मूवी में कई ऐसे सीन हैं जो बहुत ज़्यादा डरावने हैं। अगर आप 18 से नीचे हैं तो ये सीन आपके लिए झकझोर कर देने वाले लगेंगे। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी पहले थिएटर में रिलीज हुई थी और बाद में इसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद में इसमें कई सारे बदलाव किए गए थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को उन दर्शकों का अत्यधिक सराहा गया जिनको व्यावसायिक समझौते जैसे विशुद्ध से डार्क, गंभीर और नोई शैली के एक्शन सिनेमा के प्रशंसक हैं। इस प्रकार OTT के इस फिल्म ने एक मजबूत कल्ट फॉलोइंग स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये मूवी रेजर काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तेलुगु सिनेमा में प्रयोगात्मक और शैलीबद्ध थ्रिलर फिल्मों के लिए एक विशिष्ट पहचान रखने वाले अभिनेता निर्देशक रवि बाबू ने वर्ष 2026 में अपनी नई फिल्म रेजर के साथ एक बार फिर हिंसक एक्शन और मनोवैज्ञानिक तनाव के क्षेत्र में कदम रखा है। अनासुईया, अमरावती और अबूनू जैसी फिल्मों में डार्क और अनकनेक्शन कहानियों को प्रस्तुत करने वाले रवि बाबू ने इस बार फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन के तहत एक ऐसी एक्शन उत्तरजीविता पटकथा का निर्माण किया है जो अपनी भयावहता, नग्न हिंसा और भावनात्मक गहराई के कारण दर्शकों तक समीक्षकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वरिष्ठ निर्माता सुरेश बाबू द्वारा सुरेश प्रोडक्शन के बैनर तले प्रस्तुत यह फिल्म पारंपरिक व्यावसायिक सिनेमा के लिए नियमों को तोड़ते हुए खूनी और यथार्थवादी उत्तरजीविता की कहानी पेश करती है। रेजर एक विशुद्ध रूप से बहस की श्रेणी की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका मुख्य उद्देश्य है दर्शकों को बिना किसी मेलोड्रामा या अवांछित गानों के एक अत्यंत तीव्र और तनावपूर्ण उत्तरजीविता का अनुभव प्रदान करना है। फिल्म की तकनीकी और सिनेमाई संरचना को समझने के लिए जाने तो इसके मूल जो शीर्षक रहा था इसका रेजर रहा है। इसके निर्देशक और कहानी लेखक हैं रवि बाबू, कहानी परामर्शदाता है सत्यानंद, निर्माता है फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन, प्रस्तुत करता है सुरेश प्रोडक्शन। सेंसर रेटिंग रही है इसकी A। आधिकारिक रन टाइम है इसका 2 घंटे 4 मिनट। सिनेमाघर में रिलीज हुई थी 8 मई 2026 को और इसको डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आहा वीडियो पर 19 जून 2026 से उपलब्ध कराया गया था। मुख्य संगीत निर्देशक हैं इसके S राजेश और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है इसके चरण माधवेनी। मुख्य संपादक है रामकृष्ण, वितरक रहे इसके सुरेश प्रोडक्शन और AA फिल्म्स। सत्यानंद की कसी हुई पटकथा और रवि बाबू के निर्देशन में बने पात्र
अपनी वास्तविक मानवीय कमजोरियों और असाधारण परिस्थितियों में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। फिल्म के मुख्य कलाकारों और उनके द्वारा निभाए गए पात्रों का विश्लेषण करें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप कहानी का मुख्य स्तंभ हैं। सामान्य जीवन में वह एक बेहद शांत, अंतर्मुखी और समाज से कटा हुआ एक व्यक्ति है जो मोबाइल पेट ग्रूमिंग सेवा चलाता है। वह अपनी वैन में घूम घूम कर पालतू कुत्तों की सफाई और देखभाल करता है। हालांकि उसका यह साधारण व्यक्तित्व केवल एक मुखौटा है। रुद्र के अतीत में एक अत्यंत जटिल और घातक खुफिया एजेंसी की पृष्ठभूमि है। वह मार्शल आर्ट्स अधिकार हथियारों के साथ तात्कालिक उपयोग और उत्तरजीविता की तकनीकों को परंपरागत है। अपने परिवार को एक राजनीतिक षड्यंत्र में खोने के बाद उसने खुद को एकांत में ढाल लिया था। विष्णु सुरक्षा कैमियों की स्थापना और तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों का बेसंग संचालित करने वाला एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति है। उसकी दुनिया उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी 6 साल की बेटी तेजू के इर्द गिर्द घूमती है। विष्णु अनजाने में एक बड़ी राजनीतिक साजिश के केंद्र में आ जाता है जब उसके द्वारा लगाए गए एक गोपनीय कैमरे में राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड के अटाक सबूत दर्ज हो जाते हैं। विष्णु और लक्ष्मी की 6 साल की बेटी तेजू इस पूरी हिंसक जंग का मुख्य केंद्र बिंदु है। वह अपने माता पिता की नृशंस हत्या की एकमात्र चश्मिद गवाह है और उसके पास उस डिजिटल पहेली को सुलझाने की कुंजी है जिसे उसके पिता ने मौत से पहले छुपाया था। कनक राजू राज्य का एक अत्यधिक क्रूर, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी गृह मंत्री है। वह किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना चाहता है। वह अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और इस गुनाह को छुपाने के लिए अपनी आधिकारिक मशीनरी और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करता है। अगर हम इसके कलाकारों के बारे में और जानें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप का किरदार निभाया है। तनीस अल्लादी ने विष्णुधर का किरदार निभाया है। इनाया सुल्ताना ने लक्ष्मी के किरदार में नजर आई हैं। बेबी तेजल विख्याति ने तेजू का किरदार निभाया है। बनर्जी कनक राजू के किरदार में है। पिन्नली मणिकोंडा अंजलि के किरदार में, मीना बासु ने सुजाता का किरदार निभाया है और बिरन्ना चौधरी रुद्र प्रताप के पुराने विभाग का अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। रेजर की नैरेटिव संरचना एक पारंपरिक थ्रिलर की तरह शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह बेहद सीधे, रैखिक और हिंसक चेज ड्रामा का रूप ले लेती है। कहानी को 4 मुख्य नैरेटिव ब्लॉक में विभाजित करके पूरी तरह समझा जा सकता है। कहानी की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री के एक सुनसान और आलीशान फार्म हाउस से होती है जहां वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। राज्य का गृह मंत्री कनक राजू मुख्यमंत्री बनने की अपनी अत्यधिक भूख के कारण अपने बेटे और चुनिंदा शार्प शूटरों के साथ वहां गुप्त रूप से पहुंचता है। कनक राजू अपने स्वयं हाथों से मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और उसे एक प्राकृतिक मृत्यु या दिल का दौरा साबित करने की पूरी व्यवस्था करता है। कनक राजू इस बात से पूरी तरह अनजान है कि इस फार्म हाउस में सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत का काम करने वाले विष्णु ने सुरक्षा के लिहाज से एक नया अत्यंत छोटा हिडन कैमरा स्थापित कर रखा था जो सीधे उसके निजी क्लाउड सर्वर से जुड़ा हुआ था। इस कैमरे में मुख्यमंत्री की हत्या के स्पष्ट और भयानक विजुअल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब विष्णु अपने सर्वर रूप से इस फुटेज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि उसके पास जो फुटेज है वह पूरे राज्य की सरकार गिराने और कनक राजू को जेल भेजने के लिए काफी है। अपनी तकनीकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वह उस वीडियो फाइल को सीधे डिलीट होने से बचाने के लिए 3 अलग अलग एनक्रिप्टेड डिजिटल लेयर्स में विभाजित करके इंटरनेट के विभिन्न अज्ञात सर्वरों पर अपलोड कर देता है। कनक राजू को जल्दी अपनी इस भारी चूक का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि हत्या का फुटेज विष्णु नाम का एक टेक्नीशियन के पास है। वह तुरंत अपने बेटे को विष्णु के घर भेजता है ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके और किसी भी गवाह को जिंदा न छोड़ जाए। कनक राजू का बेटा और उसके हथियारबंद गुंडे विष्णु के घर पहुंचते हैं। वे सबूतों के लिए विष्णु और उसकी पत्नी लक्ष्मी को अत्यधिक प्रताड़ित करते हैं। जब विष्णु फुटेज के इनकार कर देता है तो वह दोनों को बेहद बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इसी दौरान 6 साल की तेजू अलमारी के पीछे एक संकीर्ण जगह में छुप जाती है और अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखती है। जब कनक राजू के गुंडे घर की गहन तलाशी ले रहे होते हैं तो तेजू को ढूंढने वाले होते हैं। ठीक उसी समय घर के बाहर एक मोबाइल पेट ग्रूमिंग वैन आकर रुकती है। वह वैन रुद्र प्रताप की है जिसे विष्णु ने अपने पालतू कुत्ते की साफ सफाई के लिए बुलाया था।
रुद्र घर में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत हवा में खून की गंध और कुछ गंभीर अनहोनी की एहसास होता है। जैसे अंदर जाता है तो उसका सामना कनक राजू के हत्यारों से होता है। वे रुद्र को एक साधारण गवाह समझकर मारने का प्रयास करते हैं। यहीं पर फिल्म एक अप्रत्याशित और विस्फोटक मोड़ लेती है। एक साधारण पेड ग्रूमर देखने वाला रुद्र अचानक ऐसे अत्यधिक प्रशिक्षित किलिंग मशीन में बदल जाता है। वह मौजूद साधारण वस्तुओं को जैसे कुत्ते को संभालने वाली कैंची, धातु के कटर, लोहे के औजारों का उपयोग करके उन पेशेवर शूटरों को मौत के घाट उतार देता है। वह उन्हें बहुत तेजी से मारता है। वह लोहे के औजारों को और अन्य चीजों को भी अपने हथियारों के रूप में यूज करता है। जब कनक राजू को पता चलता है कि उसका बेटा और उसके गुंडे मारे गए हैं तो तेजू किसी अजनबी के साथ भाग गई है, तो वह अत्यधिक क्रोधित होता है। कनक राजू और उसके कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, लेकिन वह शपथ ग्रहण से पहले हर हाल में उस बच्ची को मारना चाहता है। वह पूरे राज्य की पुलिस, अपने निजी शूटरों और स्थानीय अपराधियों को रुद्र और तेजू के पीछे लगा देता है। फिल्म का दूसरा हिस्सा एक अत्यंत रोंगटे खड़े करने देने वाला है, जहां पर रुद्र तेजू को लेकर विभिन्न सुनसान स्थानों पर परित्यक्त इमारतों और निर्माणाधीन पुलों और जंगलों से गुजरता है। कनक राजू के गुंडे बार बार उनका रास्ता रोकते हैं और हर बार रुद्र अपनी असाधारण शारीरिक ताकत और घातक रूप युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन्हें बेहद क्रूरता से मारता है। फिल्म में हिंसा का स्तर इतना अधिक है कि एक दृश्य में रुद्र एक गुंडे की आंख को साधारण कांटे से बाहर निकाल देता है, दूसरे दृश्यों में आंखों को धड़ से अलग कर देता है। इसी बीच रुद्र प्रताप के अतीत का खुलासा होता है। दर्शकों को पता चलता है कि रुद्र पूर्व में भारतीय सेना या देश की किसी अत्यधिक गोपनीय खुफिया एजेंसी का पूर्व विशिष्ट कमांडो था, जिसके पूरे परिवार को सालों पहले इसी तरह के लिए राजनीतिक अपराधियों गठजोड़ से मार डाला था। तेजू में उसकी अपनी मृत बेटी की छवि दिखाई देती है और इसी भावनाओं के भीतर रक्षक को अपराजय बना देती है। भागते हुए रुद्र को एहसास होता है कि वह केवल भागकर जीवित नहीं रह सकता। उन्हें कनक राजू को बेनकाब करने के लिए उस सीसीटीवी फुटेज की तीनों परतों को ढूंढकर जोड़ना होगा। तेजू की धुंधली यादों और उसके पिता द्वारा सिखाए गए पहेलियों के खेल की मदद से रुद्र एक एक करके उन डिजिटल कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देता है। पूरी फिल्म सुरक्षा कैमरों और उनकी फुटेज के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म आधुनिक युग के एक बड़े विरोधाभास को रेखांकित करती है, जहाँ एक और निगरानी तकनीकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, वहीं दूसरी ओर वहीं तकनीकी सत्ता के सीट्स पर बैठे अपराधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। फिल्म में सुरक्षा कैमरा सत्य के मुंह दर्शक का प्रतीक है, जो बिना किसी पक्षपात के सच्चाई को दर्ज करता है, भले उस सच्चाई को उजागर करने की कीमत अत्यधिक रक्तपात से चुकानी पड़े। फिल्म की शुरुआत के तुरंत बाद तेजू की मां लक्ष्मी की नृशंस हत्या कर दी जाती है। यह मात्र विहीन संसार का निर्माण करता है, जहां सुरक्षा, कोमलता और शांति की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ऐसे समाज में न्याय केवल आदिम और पारंपरिक हिंसा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका प्रतिनिधित्व रुद्र प्रताप का चरित्र करता है। चरण माधवेनी का कैमरा बर्ड अद्भुत है। उन्होंने फिल्म को एक मटमैला और खुदरला विजुअल टेक्सचर दिया है, जो लाइट, सिनेमेटोग्राफी और परछाइयों का संरचनात्मक उपयोग फिल्म के भयावह और उत्तरजीविता के माहौल को सघन करता है। एस राजेश का पार्श्व संगीत फिल्म में निरंतर तनाव पैदा करता है। पारंपरिक गीतों के ना होने के कारण पूरा भार बैकग्राउंड स्कोर पर था, जिसे राजेश ने धातुई ध्वनियों और सिंथेसाइजर के कुशल मिश्रण से पूरी तरह निभाया है। रामकृष्ण का संपादन पहली छमाही में अत्यंत तीव्र है, जो दर्शकों को सोचने का समय नहीं देता। हालांकि दूसरी छमाही में कुछ एक्शन दृश्यों की लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, ताकि नैरेटिव की गति और अधिक प्रभावी हो सके। रेजर्स की यथार्थवादी ग्रिटी टोन को बनाए रखने के लिए इसकी शूटिंग को बहुत रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया गया था। रामनाडु स्टूडियो हैदराबाद में इसकी शूटिंग हुई थी, जो काफी पसंद आई थी लोगों को और काफी अच्छे सेट लगे थे। हैदराबाद के बाहरी औद्योगिक क्षेत्र के लिए चेज सीक्वेंस और अत्यधिक इमारतों वाले दृश्य हैदराबाद के बाहरी इलाकों में शूट किए गए थे। मोबाइल पेट ग्रूमिंग बैन फिल्म के प्रयुक्त बैन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, ताकि इसके भीतर कई कैमरा एंगल्स को आसानी से सेट किया जा सके। विजुअल गाइड स्क्रीन पर रेजर के सबसे हिंसक और सस्पेंसफुल दृश्यों की एक तीव्र गति से कटने वाली मोन्टाज चलाए। बैकग्राउंड में धातुओं साउंड इफेक्ट, एक भारी थ्राइविंग बैकग्राउंड स्कोर बजना चाहिए, ताकि लोगों को लग सके कि ये मूवी काफी अच्छी है। तो नमस्कार दोस्तों, ये मूवी काफी आपको शानदार लगेगी, आपको बेहद पसंद आएगी। ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इस मूवी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसमें जो सीन है, जो एक्शन है, वो वाकई काफ़ी अच्छा है।
अगर आपने पहले मूवी किल देखी होंगी और भी मूवी देखी होंगी जैसे मार्को, उस लेवल का इसमें एक्शन सीन देखने को मिले हैं। रवि ने वाकई अच्छा काम किया है और इस मूवी में कई ऐसे सीन हैं जो बहुत ज़्यादा डरावने हैं। अगर आप 18 से नीचे हैं तो ये सीन आपके लिए झकझोर कर देने वाले लगेंगे। तो दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी पहले थिएटर में रिलीज हुई थी और बाद में इसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद में इसमें कई सारे बदलाव किए गए थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को उन दर्शकों का अत्यधिक सराहा गया जिनको व्यावसायिक समझौते जैसे विशुद्ध से डार्क, गंभीर और नोई शैली के एक्शन सिनेमा के प्रशंसक हैं। इस प्रकार OTT के इस फिल्म ने एक मजबूत कल्ट फॉलोइंग स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये मूवी रेजर काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। मूवी में कौन कौन लीड रोल में है इन सब के बारे में हम जानेंगे। तेलुगु सिनेमा में प्रयोगात्मक और शैलीबद्ध थ्रिलर फिल्मों के लिए एक विशिष्ट पहचान रखने वाले अभिनेता निर्देशक रवि बाबू ने वर्ष 2026 में अपनी नई फिल्म रेजर के साथ एक बार फिर हिंसक एक्शन और मनोवैज्ञानिक तनाव के क्षेत्र में कदम रखा है। अनासुईया, अमरावती और अबूनू जैसी फिल्मों में डार्क और अनकनेक्शन कहानियों को प्रस्तुत करने वाले रवि बाबू ने इस बार फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन के तहत एक ऐसी एक्शन उत्तरजीविता पटकथा का निर्माण किया है जो अपनी भयावहता, नग्न हिंसा और भावनात्मक गहराई के कारण दर्शकों तक समीक्षकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वरिष्ठ निर्माता सुरेश बाबू द्वारा सुरेश प्रोडक्शन के बैनर तले प्रस्तुत यह फिल्म पारंपरिक व्यावसायिक सिनेमा के लिए नियमों को तोड़ते हुए खूनी और यथार्थवादी उत्तरजीविता की कहानी पेश करती है। रेजर एक विशुद्ध रूप से बहस की श्रेणी की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका मुख्य उद्देश्य है दर्शकों को बिना किसी मेलोड्रामा या अवांछित गानों के एक अत्यंत तीव्र और तनावपूर्ण उत्तरजीविता का अनुभव प्रदान करना है। फिल्म की तकनीकी और सिनेमाई संरचना को समझने के लिए जाने तो इसके मूल जो शीर्षक रहा था इसका रेजर रहा है। इसके निर्देशक और कहानी लेखक हैं रवि बाबू, कहानी परामर्शदाता है सत्यानंद, निर्माता है फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन, प्रस्तुत करता है सुरेश प्रोडक्शन। सेंसर रेटिंग रही है इसकी ए, आधिकारिक रन टाइम है इसका 2 घंटे 4 मिनट। सिनेमाघर में रिलीज हुई थी 8 मई 2026 को और इसको डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आहा वीडियो पर 19 जून 2026 से उपलब्ध कराया गया था। मुख्य संगीत निर्देशक हैं इसके SS राजेश और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है इसके चरण माधवेनी। मुख्य संपादक है रामकृष्ण, वितरक रहे इसके सुरेश प्रोडक्शन और AA फिल्म्स। सत्यानंद की कसी हुई पटकथा और रवि बाबू के निर्देशन में बने पात्र अपनी वास्तविक मानवीय कमजोरियों और असाधारण परिस्थितियों में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। फिल्म के मुख्य कलाकारों और उनके द्वारा निभाए गए पात्रों का विश्लेषण करें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप कहानी का मुख्य स्तंभ हैं। सामान्य जीवन में वह एक बेहद शांत, अंतर्मुखी और समाज से कटा हुआ एक व्यक्ति है जो मोबाइल पेट ग्रूमिंग सेवा चलाता है। वह अपनी वैन में घूम घूम कर पालतू कुत्तों की सफाई और देखभाल करता है। हालांकि उसका यह साधारण व्यक्तित्व केवल एक मुखौटा है। रुद्र के अतीत में एक अत्यंत जटिल और घातक खुफिया एजेंसी की पृष्ठभूमि है। वह मार्शल आर्ट्स हथियारों के साथ तात्कालिक उपयोग और उत्तरजीविता की तकनीकों को परंपरागत है। अपने परिवार को एक राजनीतिक षड्यंत्र में खोने के बाद उसने खुद को एकांत में ढाल लिया था। विष्णु सुरक्षा कैमियों की स्थापना और तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों का बेसंग संचालित करने वाला एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति है। उसकी दुनिया उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी 6 साल की बेटी तेजू के इर्द गिर्द घूमती है। विष्णु अनजाने में एक बड़ी राजनीतिक साजिश के केंद्र में आ जाता है जब उसके द्वारा लगाए गए एक गोपनीय कैमरे में राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड के अटाक सबूत दर्ज हो जाते हैं। विष्णु और लक्ष्मी की 6 साल की बेटी तेजू इस पूरी हिंसक जंग का मुख्य केंद्र बिंदु है। वह अपने माता पिता की नृशंस हत्या की एकमात्र चश्मिद गवाह है और उसके पास उस डिजिटल पहेली को सुलझाने की कुंजी है जिसे उसके पिता ने मौत से पहले छुपाया था। कनक राजू राज्य का एक अत्यधिक क्रूर, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी गृह मंत्री है। वह किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना चाहता है। वह अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और इस गुनाह को छुपाने के लिए
अपनी आधिकारिक मशीनरी और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करता है। अगर हम इसके कलाकारों के बारे में और जानें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप का किरदार निभाया है। तनीस अल्लादी ने विष्णुधर का किरदार निभाया है। इनाया सुल्ताना ने लक्ष्मी के किरदार में नजर आई हैं। बेबी तेजल विख्याति ने तेजू का किरदार निभाया है। बनर्जी कनक राजू के किरदार में है। पिन्नली मणिकोंडा अंजलि के किरदार में, मीना बासु ने सुजाता का किरदार निभाया है और बिरन्ना चौधरी रुद्र प्रताप के पुराने विभाग का अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। रेजर की नैरेटिव संरचना एक पारंपरिक थ्रिलर की तरह शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह कि बेहद सीधे, रैखिक और हिंसक चेज ड्रामा का रूप ले लेती है। कहानी को 4 मुख्य नैरेटिव ब्लॉक में विभाजित करके पूरी तरह समझा जा सकता है। कहानी की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री के एक सुनसान और आलीशान फार्म हाउस से होती है, जहां वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। राज्य का गृह मंत्री कनक राजू मुख्यमंत्री बनने की अपनी अत्यधिक भूख के कारण अपने बेटे और चुनिंदा शार्प शूटरों के साथ वहां गुप्त रूप से पहुंचता है। कनक राजू अपने स्वयं हाथों से मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और उसे एक प्राकृतिक मृत्यु या दिल का दौरा साबित करने की पूरी व्यवस्था करता है। कनक राजू इस बात से पूरी तरह अनजान है कि इस फार्म हाउस में सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत का काम करने वाले विष्णु ने सुरक्षा के लिहाज से एक नया अत्यंत छोटा हिडन कैमरा स्थापित कर रखा था, जो सीधे उसके निजी क्लाउड सर्वर से जुड़ा हुआ था। इस कैमरे में मुख्यमंत्री की हत्या के स्पष्ट और भयानक विजुअल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब विष्णु अपने सर्वर रूम से इस फुटेज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि उसके पास जो फुटेज है वह पूरे राज्य की सरकार गिराने और कनक राजू को जेल भेजने के लिए काफी है। अपनी तकनीकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वह उस वीडियो फाइल को सीधे डिलीट होने से बचाने के लिए 3 अलग अलग एनक्रिप्टेड डिजिटल लेयर्स में विभाजित करके इंटरनेट के विभिन्न अज्ञात सर्वरों पर अपलोड कर देता है। कनक राजू को जल्दी अपनी इस भारी चूक का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि हत्या का फुटेज विष्णु नाम का एक टेक्नीशियन के पास है। वह तुरंत अपने बेटे को विष्णु के घर भेजता है ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके और किसी भी गवाह को जिंदा न छोड़ जाए। कनक राजू का बेटा और उसके हथियारबंद गुंडे विष्णु के घर पहुंचते हैं। वे सबूतों के लिए विष्णु और उसकी पत्नी लक्ष्मी को अत्यधिक प्रताड़ित करते हैं। जब विष्णु फुटेज के इनकार कर देता है तो वह दोनों को बेहद बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इसी दौरान 6 साल की तेजू अलमारी के पीछे एक संकीर्ण जगह में छुप जाती है और अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखती है। जब कनक राजू के गुंडे घर की गहन तलाशी ले रहे होते हैं तो तेजू को ढूंढने वाले होते हैं। ठीक उसी समय घर के बाहर एक मोबाइल पेट ग्रूमिंग वैन आकर रुकती है। वह वैन रुद्र प्रताप की है, जिसे विष्णु ने अपने पालतू कुत्ते की साफ सफाई के लिए बुलाया था। रुद्र घर में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत हवा में खून की गंध और कुछ गंभीर अनहोनी की एहसास होता है। जैसे अंदर जाता है तो उसका सामना कनक राजू के हत्यारों से होता है। वे रुद्र को एक साधारण गवाह समझकर मारने का प्रयास करते हैं। यहीं पर फिल्म एक अप्रत्याशित और विस्फोटक मोड़ लेती है। एक साधारण पेट ग्रूमर देखने वाला रुद्र अचानक ऐसे अत्यधिक प्रशिक्षित किलिंग मशीन में बदल जाता है। वह मौजूद साधारण वस्तुओं जैसे कुत्ते को संभालने वाली कैंची, धातु के कटर, लोहे के औजारों का उपयोग करके उन पेशेवर शूटरों को मौत के घाट उतार देता है। वह उन्हें बहुत तेजी से मारता है। वह लोहे के औजारों को और अन्य चीजों को भी अपने हथियारों के रूप में यूज करता है। जब कनक राजू को पता चलता है कि उसका बेटा और उसके गुंडे मारे गए हैं तो तेजू किसी अजनबी के साथ भाग गई है, तो वह अत्यधिक क्रोधित होता है। कनक राजू और उसके कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, लेकिन वह शपथ ग्रहण से पहले हर हाल में उस बच्ची को मारना चाहता है। वह पूरे राज्य की पुलिस, अपने निजी शूटरों और स्थानीय अपराधियों को रुद्र और तेजू के पीछे लगा देता है। फिल्म का दूसरा हिस्सा एक अत्यंत रोंगटे खड़े करने देने वाला है, जहां पर रुद्र तेजू को लेकर विभिन्न सुनसान स्थानों पर परित्यक्त इमारतों और निर्माणाधीन पुलों और जंगलों से गुजरता है। कनक राजू के गुंडे बार बार उनका रास्ता रोकते हैं और हर बार रुद्र अपनी असाधारण शारीरिक ताकत और घातक रूप युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन्हें बेहद क्रूरता से मारता है। फिल्म में हिंसा का स्तर इतना अधिक है कि एक दृश्य में रुद्र एक गुंडे की आंख को साधारण कांटे से बाहर निकाल देता है, दूसरे दृश्यों में आंखों को धड़ से अलग कर देता है। इसी बीच रुद्र प्रताप के अतीत का खुलासा होता है। दर्शकों को पता चलता है कि रुद्र पूर्व में भारतीय सेना या देश की किसी अत्यधिक गोपनीय खुफिया एजेंसी का पूर्व विशिष्ट कमांडो था, जिसके पूरे परिवार को सालों पहले इसी तरह के लिए राजनीतिक अपराधियों गठजोड़ से मार डाला था। तेजू में उसकी अपनी मृत बेटी की छवि दिखाई देती है
और इसी भावना को भीतर रक्षक को अपराजय बना देती है। भागते हुए रुद्र को एहसास होता है कि वह केवल भागकर जीवित नहीं रह सकता, उन्हें कर्क राजू को बेनकाब करने के लिए उस सीसीटीवी फुटेज की तीनों परतों को ढूंढकर जोड़ना होगा। तेजू की धुंधली यादों और उसके पिता द्वारा सिखाए गए पहेलियों के खेल की मदद से रुद्र एक एक करके उन डिजिटल कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देता है। पूरी फिल्म सुरक्षा कैमरों और उनकी फुटेज के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म आधुनिक युग के एक बड़े विरोधाभास को रेखांकित करती है, जहाँ एक और निगरानी तकनीकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, वहीं दूसरी ओर वहीं तकनीकी सत्ता के सीट्स पर बैठे अपराधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। फिल्म में सुरक्षा कैमरा सत्य के मुंह दर्शक का प्रतीक है, जो बिना किसी पक्षपात के सच्चाई को दर्ज करता है, भले ही उस सच्चाई को उजागर करने की कीमत अत्यधिक रक्तपात से चुकानी पड़े। फिल्म की शुरुआत के तुरंत बाद तेजू की मां लक्ष्मी की नृशंस हत्या कर दी जाती है। यह मात्र विहीन संसार का निर्माण करता है, जहां सुरक्षा, कोमलता और शांति की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ऐसे समाज में न्याय केवल आदिम और पारंपरिक हिंसा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका प्रतिनिधित्व रुद्र प्रताप का चरित्र करता है। चरण माधवेनी का कैमरा बर्ड अद्भुत है। उन्होंने फिल्म को एक मटमैला और खुदरला विजुअल टेक्सचर दिया है, जो लाइट, सिनेमेटोग्राफी और परछाइयों का संरचनात्मक उपयोग फिल्म के भयावह और उत्तरजीविता के माहौल को सघन करता है। एस राजेश का पार्श्व संगीत फिल्म में निरंतर तनाव पैदा करता है। पारंपरिक गीतों के ना होने के कारण पूरा भार बैकग्राउंड स्कोर पर था, जिसे राजेश ने धातुई ध्वनियों और सिंथेसाइजर के कुशल मिश्रण से पूरी तरह निभाया है। रामकृष्ण का संपादन पहली छमाही में अत्यंत तीव्र है, जो दर्शकों को सोचने का समय नहीं देता। हालांकि दूसरी छमाही में कुछ एक्शन दृश्यों की लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, ताकि नैरेटिव की गति और अधिक प्रभावी हो सके। रेजर्स की यथार्थवादी ग्रिटी टोन को बनाए रखने के लिए इसकी शूटिंग को बहुत रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया गया था। रामनाडु स्टूडियो हैदराबाद में इसकी शूटिंग हुई थी, जो काफी पसंद आई थी लोगों को, और काफी अच्छे सेट लगे थे। हैदराबाद के बाहरी औद्योगिक क्षेत्र के लिए चेज सीक्वेंस और अत्यधिक इमारतों वाले दृश्य हैदराबाद के बाहरी इलाकों में शूट किए गए थे। मोबाइल पेट ग्रूमिंग बैन फिल्म के प्रयुक्त बैन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, ताकि इसके भीतर कई कैमरा एंगल्स को आसानी से सेट किया जा सके। विजुअल गाइड स्क्रीन पर रेजर के सबसे हिंसक और सस्पेंसफुल दृश्यों की एक तीव्र गति से कटने वाली मोन्टाज चलाए। बैकग्राउंड में धातु साउंड इफेक्ट, एक भारी थ्राइविंग बैकग्राउंड स्कोर बजना चाहिए, ताकि लोगों को लग सके कि ये मूवी काफी अच्छी है। तो नमस्कार दोस्तों, ये मूवी काफी आपको शानदार लगेगी, आपको बेहद पसंद आएगी। ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इस मूवी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसमें जो सीन है, जो एक्शन है, वो वाकई काफ़ी अच्छा है। अगर आपने पहले मूवी किल देखी होंगी और भी मूवी देखी होंगी जैसे मार्को, उस लेवल का इसमें एक्शन सीन देखने को मिले हैं। रवि ने वाकई अच्छा काम किया है, और इस मूवी में कई ऐसे सीन हैं जो बहुत ज़्यादा डरावने हैं। अगर आप 18 से नीचे हैं तो ये सीन आपके लिए झकझोर कर देने वाले लगेंगे। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी पहले थिएटर में रिलीज हुई थी और बाद में इसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद में इसमें कई सारे बदलाव किए गए थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को उन दर्शकों का अत्यधिक सराहा गया जिनको व्यावसायिक समझौते जैसे विशुद्ध से डार्क, गंभीर और नोई शैली के एक्शन सिनेमा के प्रशंसक हैं। इस प्रकार OTT के इस फिल्म ने एक मजबूत कल्ट फॉलोइंग स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये मूवी रेजर काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तेलुगु सिनेमा में प्रयोगात्मक और शैलीबद्ध थ्रिलर फिल्मों के लिए एक विशिष्ट पहचान रखने वाले अभिनेता निर्देशक रवि बाबू ने वर्ष 2026 में अपनी नई फिल्म रेजर के साथ एक बार फिर हिंसक एक्शन और मनोवैज्ञानिक तनाव के क्षेत्र में कदम रखा है। अनासुईया, अमरावती और अबुगनू जैसी फिल्मों में डार्क और अनकनेक्शन कहानियों को प्रस्तुत करने वाले रवि बाबू ने इस बार फ्लाइंग फ्रॉग्स प्रोडक्शन के तहत एक ऐसी एक्शन उत्तरजीविता पटकथा का निर्माण किया है जो अपनी भयावहता, नग्न हिंसा और भावनात्मक गहराई के कारण दर्शकों तक समीक्षकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वरिष्ठ निर्माता सुरेश बाबू द्वारा सुरेश प्रोडक्शन के बैनर तले प्रस्तुत यह फिल्म पारंपरिक व्यावसायिक सिनेमा के लिए नियमों को तोड़ते हुए खूनी और यथार्थवादी
उत्तरजीविता की कहानी पेश करती है। रेजर एक विशुद्ध रूप से बेस की श्रेणी की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका मुख्य उद्देश्य है दर्शकों को बिना किसी मेलोड्रामा या अवांछित गानों के एक अत्यंत तीव्र और तनावपूर्ण उत्तरजीविता का अनुभव प्रदान करना है। फिल्म की तकनीकी और सिनेमाई संरचना को समझने के लिए जाने तो इसके मूल जो शीर्षक रहा था इसका रेजर रहा है। इसके निर्देशक और कहानी लेखक हैं रवि बाबू, कहानी परामर्श दाता है सत्यानंद, निर्माता है फ्लाइंग फ्रॉन्ग्स प्रोडक्शन, प्रस्तुत करता है सुरेश प्रोडक्शन। सेंसर रेटिंग रही है इसकी ए, आधिकारिक रन टाइम है इसका 2 घंटे 4 मिनट। सिनेमाघर में रिलीज हुई थी 8 मई 2026 को और इसको डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आहा वीडियो पर 19 जून 2026 से उपलब्ध कराया गया था। मुख्य संगीत निर्देशक हैं इसके एस राजेश और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है इसके चरण माधवेनी। मुख्य संपादक है रामकृष्ण, वितरक रहे इसके सुरेश प्रोडक्शन और ए फिल्म्स। सत्यानंद की कसी हुई पटकथा और रवि बाबू के निर्देशन में बने पात्र अपनी वास्तविक मानवीय कमजोरियों और असाधारण परिस्थितियों में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। फिल्म के मुख्य कलाकारों और उनके द्वारा निभाए गए पात्रों का विश्लेषण करें तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप कहानी का मुख्य स्तंभ है। सामान्य जीवन में वह एक बेहद शांत, अंतर्मुखी और समाज से कटा हुआ एक व्यक्ति है जो मोबाइल पेट ग्रूमिंग सेवा चलाता है। वह अपनी वैन में घूम घूम कर पालतू कुत्तों की सफाई और देखभाल करता है। हालांकि उसका यह साधारण व्यक्तित्व केवल एक मुखौटा है। रुद्र के अतीत में एक अत्यंत जटिल और घातक खुफिया एजेंसी की पृष्ठभूमि है। वह मार्शल आर्ट्स अधिकार हथियारों के साथ तात्कालिक उपयोग और उत्तरजीविता की तकनीकों को परंपरागत है। अपने परिवार को एक राजनीतिक षड्यंत्र में खोने के बाद उसने खुद को एकांत में ढाल लिया था। विष्णु सुरक्षा कैमियों की स्थापना और तकनीकी सुरक्षा प्रणालियों का बेससांग संचालित करने वाला एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति है। उसकी दुनिया उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी 6 साल की बेटी तेजू के इर्द गिर्द घूमती है। विष्णु अनजाने में एक बड़ी राजनीतिक साजिश के केंद्र में आ जाता है जब उसके द्वारा लगाए गए एक गोपनीय कैमरे में राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड के अटाक सबूत दर्ज हो जाते हैं। विष्णु और लक्ष्मी की 6 साल की बेटी तेजू इस पूरी हिंसक जंग का मुख्य केंद्र बिंदु है। वह अपने माता पिता की नृशंस हत्या की एकमात्र चश्मिद गवाह है और उसके पास उस डिजिटल पहेली को सुलझाने की कुंजी है जिसे उसके पिता ने मौत से पहले छुपाया था। कनक राजू राज्य का एक अत्यधिक क्रूर, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी गृह मंत्री है। वह किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना चाहता है। वह अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और इस गुनाह को छुपाने के लिए अपनी आधिकारिक मशीनरी और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करता है। अगर हम इसके कलाकारों के बारे में और जाने तो रवि बाबू ने रुद्र प्रताप का किरदार निभाया है। तनीस अल्लादी ने विष्णुधर का किरदार निभाया है। इनाया सुल्ताना ने लक्ष्मी के किरदार में नजर आई हैं। बेबी तेजल विख्याति ने तेजू का किरदार निभाया है। बनर्जी कनक राजू के किरदार में है। पिन्नली मणिकोंडा अंजलि के किरदार में, मीना बासु ने सुजाता का किरदार निभाया है और बिरन्ना चौधरी रुद्र प्रताप के पुराने विभाग का अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। रेजर की नैरेटिव संरचना एक पारंपरिक थ्रिलर की तरह शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है यह बेहद सीधे, रैखिक और हिंसक चेज ड्रामा का रूप ले लेती है। कहानी को 4 मुख्य नैरेटिव ब्लॉक में विभाजित करके पूरी तरह समझा जा सकता है। कहानी की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री के एक सुनसान और आलीशान फार्म हाउस से होती है जहां वह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। राज्य का गृह मंत्री कनक राजू मुख्यमंत्री बनने की अपनी अत्यधिक भूख के कारण अपने बेटे और चुनिंदा शार्प शूटरों के साथ वहां गुप्त रूप से पहुंचता है। कनक राजू अपने स्वयं हाथों से मुख्यमंत्री की हत्या कर देता है और उसे एक प्राकृतिक मृत्यु या दिल का दौरा साबित करने की पूरी व्यवस्था करता है। कनक राजू इस बात से पूरी तरह अनजान है कि इस फार्म हाउस में सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत का काम करने वाले विष्णु ने सुरक्षा के लिहाज से एक नया अत्यंत छोटा हिडन कैमरा स्थापित कर रखा था जो सीधे उसके निजी क्लाउड सर्वर से जुड़ा हुआ था। इस कैमरे में मुख्यमंत्री की हत्या के स्पष्ट और भयानक विजुअल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब विष्णु अपने सर्वर रूप से इस फुटेज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि उसके पास जो फुटेज है वह पूरे राज्य की सरकार गिराने और कनक राजू को जेल भेजने के लिए काफी है। अपनी तकनीकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वह उस वीडियो फाइल को सीधे डिलीट होने से बचाने के लिए 3 अलग अलग एनक्रिप्टेड डिजिटल लेयर्स
में विभाजित करके इंटरनेट के विभिन्न अज्ञात सर्वरों पर अपलोड कर देता है। कनकराजू को जल्दी अपनी इस भारी चूक का एहसास होता है और उसे पता चलता है कि हत्या का फुटेज विष्णु नाम का एक टेक्नीशियन के पास है। वह तुरंत अपने बेटे को विष्णु के घर भेजता है ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके और किसी भी गवाह को जिंदा न छोड़ जाए। कनकराजू का बेटा और उसके हथियारबंद गुंडे विष्णु के घर पहुंचते हैं। वे सबूतों के लिए विष्णु और उसकी पत्नी लक्ष्मी को अत्यधिक प्रताड़ित करते हैं। जब विष्णु फुटेज के इनकार कर देता है तो वह दोनों को बेहद बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इसी दौरान 6 साल की तेजू अलमारी के पीछे एक संकीर्ण जगह में छुप जाती है और अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ देखती है। जब कनकराजू के गुंडे घर की गहन तलाशी ले रहे होते हैं तो तेजू को ढूंढने वाले होते हैं। ठीक उसी समय घर के बाहर एक मोबाइल पेट ग्रूमिंग वैन आकर रुकती है। वह वैन रुद्र प्रताप की है जिसे विष्णु ने अपने पालतू कुत्ते की साफ सफाई के लिए बुलाया था। रुद्र घर में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत हवा में खून की गंध और कुछ गंभीर अनहोनी की एहसास होता है। जैसे अंदर जाता है तो उसका सामना कनकराजू के हत्यारों से होता है। वे रुद्र को एक साधारण गवाह समझकर मारने का प्रयास करते हैं। यहीं पर फिल्म एक अप्रत्याशित और विस्फोटक मोड़ लेती है। एक साधारण पेट ग्रूमर देखने वाला रुद्र अचानक ऐसे अत्यधिक प्रशिक्षित किलिंग मशीन में बदल जाता है। वह मौजूद साधारण वस्तुओं जैसे कुत्ते को संभालने वाली कैंची, धातु के कटर, लोहे के औजारों का उपयोग करके उन पेशेवर शूटरों को मौत के घाट उतार देता है। वह उन्हें बहुत तेजी से मारता है। वह लोहे के औजारों को और अन्य चीजों को भी अपने हथियारों के रूप में यूज करता है। जब कनकराजू को पता चलता है कि उसका बेटा और उसके गुंडे मारे गए हैं तो तेजू किसी अजनबी के साथ भाग गई है तो वह अत्यधिक क्रोधित होता है। कनकराजू और उसके कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, लेकिन वह शपथ ग्रहण से पहले हर हाल में उस बच्ची को मारना चाहता है। वह पूरे राज्य की पुलिस, अपने निजी शूटरों और स्थानीय अपराधियों को रुद्र और तेजू के पीछे लगा देता है। फिल्म का दूसरा हिस्सा एक अत्यंत रोंगटे खड़े करने देने वाला है, जहां पर रुद्र तेजू को लेकर विभिन्न सुनसान स्थानों पर परित्यक्त इमारतों और निर्माणाधीन पुलों और जंगलों से गुजरता है। कनकराजू के गुंडे बार बार उनका रास्ता रोकते हैं और हर बार रुद्र अपनी असाधारण शारीरिक ताकत और घातक रूप युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन्हें बेहद क्रूरता से मारता है। फिल्म में हिंसा का स्तर इतना अधिक है कि एक दृश्य में रुद्र एक गुंडे की आंख को साधारण कांटे से बाहर निकाल देता है, दूसरे दृश्यों में आंखों को धड़ से अलग कर देता है। इसी बीच रुद्र प्रताप के अतीत का खुलासा होता है। दर्शकों को पता चलता है कि रुद्र पूर्व में भारतीय सेना या देश की किसी अत्यधिक गोपनीय खुफिया एजेंसी का पूर्व विशिष्ट कमांडो था, जिसके पूरे परिवार को सालों पहले इसी तरह के लिए राजनीतिक अपराधियों गठजोड़ से मार डाला था। तेजू में उसकी अपनी मृत बेटी की छवि दिखाई देती है और इसी भावनाओं के भीतर रक्षक को अपराजय बना देती है। भागते हुए रुद्र को एहसास होता है कि वह केवल भागकर जीवित नहीं रह सकता। उन्हें कनकराजू को बेनकाब करने के लिए उस सीसीटीवी फुटेज की तीनों परतों को ढूंढकर जोड़ना होगा। तेजू की धुंधली यादों और उसके पिता द्वारा सिखाए गए पहेलियों के खेल की मदद से रुद्र एक एक करके उन डिजिटल कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देता है। पूरी फिल्म सुरक्षा कैमरों और उनकी फुटेज के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म आधुनिक युग के एक बड़े विरोधाभास को रेखांकित करती है, जहाँ एक और निगरानी तकनीकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, वहीं दूसरी ओर वहीं तकनीकी सत्ता के सीट्स पर बैठे अपराधियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। फिल्म में सुरक्षा कैमरा सत्य के मुंह दर्शक का प्रतीक है, जो बिना किसी पक्षपात के सच्चाई को दर्ज करता है, भले ही उस सच्चाई को उजागर करने की कीमत अत्यधिक रक्तपात से चुकानी पड़े। फिल्म की शुरुआत के तुरंत बाद तेजू की मां लक्ष्मी की नृशंस हत्या कर दी जाती है। यह मात्र विहीन संसार का निर्माण करता है, जहां सुरक्षा, कोमलता और शांति की भावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है। ऐसे समाज में न्याय केवल आदिम और पारंपरिक हिंसा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसका प्रतिनिधित्व रुद्र प्रताप का चरित्र करता है। चरण माधवेनी का कैमरा बर्ड अद्भुत है। उन्होंने फिल्म को एक मटमैला और खुदरला विजुअल टेक्सचर दिया है, जो लाइट, सिनेमेटोग्राफी और परछाइयों का संरचनात्मक उपयोग फिल्म के भयावह और उत्तरजीविता के माहौल को सघन करता है। एस राजेश का पार्श्व संगीत फिल्म में निरंतर तनाव पैदा करता है। पारंपरिक गीतों के ना होने के कारण पूरा भार बैकग्राउंड स्कोर पर था, जिसे राजेश ने धातुई ध्वनियों और सिंथेसाइजर के कुशल मिश्रण से पूरी तरह निभाया है। रामकृष्ण का संपादन पहली छमाही में अत्यंत तीव्र है, जो दर्शकों को सोचने का समय नहीं देता। हालांकि दूसरी छमाही में कुछ एक्शन दृश्यों की लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, ताकि नैरेटिव की गति और अधिक प्रभावी हो सके। रेजर्स की यथार्थवादी ग्रिटी टोन को बनाए रखने के लिए
इसकी शूटिंग को बहुत रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध किया गया था। रामनाडु स्टूडियो हैदराबाद में इसकी शूटिंग हुई थी, जो काफ़ी पसंद आई थी लोगों को और काफ़ी अच्छे सेट लगे थे। हैदराबाद के बाहरी औद्योगिक क्षेत्र के लिए चेज सीक्वेंस और अत्यधिक इमारतों वाले दृश्य हैदराबाद के बाहरी इलाकों में शूट किए गए थे। मोबाइल पेट ग्रूमिंग बैन फिल्म के प्रयुक्त बैन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, ताकि इसके भीतर कई कैमरा एंगल्स को आसानी से सेट किया जा सके। विजुअल गाइड स्क्रीन पर रेजर के सबसे हिंसक और सस्पेंसफुल दृश्यों की एक तीव्र गति से कटने वाली मोन्टाज चलाए। बैकग्राउंड में धातु साउंड इफेक्ट, एक भारी थ्राइविंग बैकग्राउंड स्कोर बजना चाहिए, ताकि लोगों को लग सके कि ये मूवी काफी अच्छी है। तो नमस्कार दोस्तों, ये मूवी काफ़ी आपको शानदार लगेगी, आपको बेहद पसंद आएगी। ये मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इस मूवी में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसमें जो सीन है, जो एक्शन है, वो वाकई काफ़ी अच्छा है। अगर आपने पहले मूवी किल देखी होंगी और भी मूवी देखी होंगी जैसे मार्को, उस लेवल का इसमें एक्शन सीन देखने को मिले हैं। रवि ने वाकई अच्छा काम किया है और इस मूवी में कई ऐसे सीन हैं जो बहुत ज़्यादा डरावने हैं। अगर आप 18 से नीचे हैं तो ये सीन आपके लिए झकझोर कर देने वाले लगेंगे। तो दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये मूवी पहले थिएटर में रिलीज हुई थी और बाद में इसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद में इसमें कई सारे बदलाव किए गए थे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को उन दर्शकों का अत्यधिक सराहा गया जिनको व्यावसायिक समझौते जैसे विशुद्ध से डार्क, गंभीर और नोई शैली के एक्शन सिनेमा के प्रशंसक हैं। इस प्रकार OTT के इस फिल्म ने एक मजबूत कल्ट फॉलोइंग स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये मूवी रेजर काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको आसानी से OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। ये रवि की काफ़ी पॉपुलर मूवी में से एक मानी गई है। इस मूवी में रवि ने खुद काम भी किया है और साथ ही साथ इसमें निर्देशक के रूप में भी वो नजर आए हैं। तो अगर इस मूवी को आप देखना चाहते हैं तो इसको आसानी से आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।